हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। डियर ऑल स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं सीबीसी के बारे में। देखिए, आज जो हमारा लेक्चर है इसमें आप जानेंगे कि सीबीसी क्या होता है। उसके अलावा आप जानेंगे कि सीबीसी में क्या पैरामीटर होता है और उनके क्या नॉर्मल रेंज होते हैं। ये तो आपको सभी लोग बताते हैं और ये भी इस लेक्चर में बताया भी जाएगा। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात होगी कि कोई भी सीबीसी का रिपोर्ट आता है, इवन बहुत सारे लैब टेक्नीशियन को ये खुद नहीं पता होता है, और इसके अलावा जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो ये बेनिफिशियल लेक्चर हो गई। जो नॉर्मल पर्सन जिनको सीबीसी रिपोर्ट नहीं देखना आता है, या सीबीसी की जब रिपोर्ट आती है जो उसमें पैरामीटर होते हैं, तो इस लेक्चर्स को देखने के बाद आई होप टू प्रॉमिस दैट कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद एक सीबीसी रिपोर्ट अच्छे मायने में देखना सीख जाएंगे कि कौन सा पैरामीटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या डायग्नोसिस फाइंड आउट हो सकता है, या वो क्या इंडिकेट कर रहा है, किस बीमारी की ओर इंडिकेट कर रहा है। दूसरा कि अगर आप सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए जिससे कि आप इमिडिएटली डायग्नोसिस फाइंड आउट कर पाएंगे, इमिडिएटली ये पता लगा पाएंगे कि हाँ उस पेशेंट में बहुत सारे पैरामीटर दिए हुए, तो क्या सभी पैरामीटर देखना चाहिए या कुछ खास पैरामीटर देखना चाहिए, और उन पैरामीटर के क्या मायने हैं, ये आपको इस लेक्चर्स में देखने के लिए, समझने के लिए मिल जाएगा। अगर आप ये लेक्चर्स यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे लॉट ऑफ आपको लेक्चर्स, वीडियोस, फैक्ट्स, नॉलेजेबल वीडियोस सारे कुछ आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, विशेष करके लैब टेक्नीशियन हैं, या लैब से रिलेटेड आप कोर्स करते हैं और आपको कोई भी नॉलेज बेस्ड लेक्चर्स चाहिए, या अपने कोर्स की कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो हमारा लर्निंग ऐप है रैंक प्लस द लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को और अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमें सबसे पहले जानना है सीबीसी। देखिए, सीबीसी जो है ना, ये बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है। इवन आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, किसी भी पेशेंट को कोई भी डिजीज हो जाए, किसी को सर दर्द कर रहा है, डॉक्टर सीबीसी प्रिस्क्राइब कर देता है, किसी को लैट्रिन हो रहा है, सीबीसी प्रिस्क्राइब कर देता है, किसी को पेट में दर्द है, सीबीसी प्रिस्क्राइब हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, सीबीसी टेस्ट करना है। यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले डॉक्टर जो है आपको सीबीसी प्रिस्क्राइब करता है। ऐसा क्यों, ये थोड़ा देर पहले आप बाद में आपको बताऊंगा कि कोई भी डिजीज को, कोई भी डायग्नोसिस को, कोई भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर सीबीसी क्यों प्रेफर करता है। उससे पहले थोड़ी सी बातें और जानते हैं। सबसे पहले कि सीबीसी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। देखिए, कहीं कहीं आपको सीबीसी को कंप्लीट ब्लड काउंट, कहीं आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट ब्लड पिक्चर, सीबीपी भी लिखा हुआ दिखेगा आपको, कहीं कहीं आपको फुल ब्लड पिक्चर भी लिखा हुआ दिखेगा। दैट मीन्स ये सब का मतलब जो है आपको कंप्लीट ब्लड काउंट ही करनी है, सीबीसी ही करनी है। ठीक है। अब एक्चुअल में डॉक्टर क्या है, सीबीसी को टेस्ट करने के लिए 2-3 टाइप से पैरामीटर लिख देते हैं। जैसे कि आपको कुछ डॉक्टर्स तो हैं कि कंप्लीटली सीबीसी लिखेंगे, कुछ सीबीपी लिख दिए, ठीक है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर लिख दिए। कुछ लिखेंगे आपको सीबीसी विद पीबीएस, यानी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। इसका क्या मतलब होता है, ये भी आज इस लेक्चर में आप सीखेंगे। सबसे बड़ी बात इस लेक्चर में और आप सीखेंगे कि जो सीबीसी में कुछ कमेंट्स लिखे रहते हैं, उन कमेंट्स का क्या मतलब होता है, वो भी आपको इस लेक्चर में जानने के लिए मिलेगा। यानी कि जो आपने आज तक सीबीसी के बारे में जाना होगा उससे बहुत ही ज़्यादा हट के नॉलेज इसमें आपको मिलेगा। ठीक है। कुछ डॉक्टर्स ये लिख देते हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं आपको HB/TC/DC लिख देते हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे HP/TC/DC ESR लिख देंगे, और कुछ डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे कंप्लीट हीमोग्राम। क्या लिख देंगे, कंप्लीट हीमोग्राम। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं उलट फेर के पहुंचता है। जो सुई रुकती है हमारी डायग्नोसिस की, वो सीबीसी पे ही रुकता है, कंप्लीट ब्लड काउंट पे ही रुकता है। देखिए, इसमें डॉक्टर को कुछ पैरामीटर चाहिए, इसमें सिलेक्टिव कुछ पैरामीटर चाहिए, और सीबीसी का मतलब है कि कंप्लीट चाहिए। अच्छा, अगर एक कोई डॉक्टर कंप्लीट हीमोग्राम आपको लिख देता है तो इसमें एक और पैरामीटर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, उसमें हो जाता है सीबीसी विद ESR। क्या जुड़ जाता है, सीबीसी विद ESR। कि कंप्लीट हीमोग्राम का मतलब है कि उस पेशेंट का आपको सीबीसी भी करनी है और उसके साथ साथ ESR भी करना है। तो आज कंप्लीट हीमोग्राम के बारे में समझ लीजिए, आपको जानकारी मिलेगी, और इन सब के क्या डायग्नोसिस होते हैं, कौन सा अल्टर्ड हो गया है तो क्या डिजीज हो जाएगा, ये बढ़ गया है तो वो डिजीज हो जाएगा, वो घट गया तो क्या डिजीज हो जाएगा, सभी जानकारी आपको मिलेगा। तो अब कंप्लीट ब्लड काउंट जो सीबीसी कहते हैं, ये होता क्या है एक्चुअल में। सीबीसी का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट का मतलब क्या है
कंप्लीट ब्लड काउंट का मतलब होता है कि सीबीसी इज अ पैनल ऑफ द टेस्ट which prescribed by the doctor and which give the information about the blood cells of the patient। सीबीसी नॉर्मल भाषा में अगर जानिए और कहिए तो कि एक टेस्ट का पैनल होता है। टेस्ट का पैनल कहने का मतलब क्या है कि सेट ऑफ टेस्ट होता है। पैनल का क्या मतलब है कि इसमें कोई एक टेस्ट नहीं, 8-10 टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। एक पैनल ग्रुप बना हुआ होता है, एक टेस्ट का पैनल होता है, बहुत सारे टेस्ट इसमें ग्रुप ऑफ टेस्ट होते हैं जो कि जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। और ये जो टेस्ट ऑफ पैनल होते हैं वो हमें क्या करते हैं, किस प्रकार की जानकारी देते हैं? इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लड सेल ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के ब्लड सेल की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है एससीबीसी। आप पेशेंट के ब्लड सेल कहने का मतलब क्या है? देखिए, ये लेक्चर मेडिकल के स्टूडेंट भी देख रहे हैं, पैरामेडिकल के भी देख रहे हैं और कुछ सामान्य लोग भी देख रहे हैं जिनको सीबीसी रिपोर्ट पढ़ना सीखना है। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल कैसे होगा वो भी आपको पता चलेगा। देखिए, कंप्लीट पेशेंट के ब्लड सेल की इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब क्या है? जो हम लोग ब्लड देखते हैं, जनरली आपने देखा होगा किसी का कट जाता है तो ब्लड फ्लो होने लगता है, एक्सीडेंट हो गया है, या जब लैब टेक्नीशियन आपको ब्लड लेता होगा सिरिंज में तो आप देखेंगे कि ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में, जैसे पानी तरल होता है वैसे ब्लड भी तरल होता है, निकलता है, लेकिन उस ब्लड में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है। जनरली थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ फिर मैं आगे चलूँगा। अगर आप ब्लड का सेंस लाते हैं अपने माइंड में तो आप समझ लीजिए कि जो ब्लड निकाला गया है, जो एक्सीडेंट के ड्यूरिंग बह रहा था, या जो सिरिंज में निकाला गया ब्लड, जो वैक्यूटेनर में लिया गया, वो ब्लड केवल अकेला एक ब्लड नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है। और अगर मोटा मोटी तौर पे आप उसे अलग करेंगे तो उसको 2 पार्ट में आप अलग कर सकते हैं। एक तो उसमें तरल पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और अगर क्लोटेड ब्लड से लेंगे तो वही कहलाता है सीरम। आपने देखा होगा कि ब्लड जब भी लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ऊपर में एक व्हाइट कलर का पदार्थ, व्हाइट कलर का तरल फ्लूइड निकल जाता है। ब्लड में अगर प्लाज्मा ना हो तो सॉलिड पार्ट हो जाएगा, है ना। तो जो ब्लड है वो अकेला ब्लड नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। सबसे पहला मिक्सचर होता है एक तरल पदार्थ, फ्लूइड पार्ट उसमें मिक्स होता है और उस फ्लूइड पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। जो आपने ब्लड निकाला है, जो आपने देखा होगा, उसमें पहला पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेलुलर पार्ट। क्या बोलते हैं? सेलुलर पार्ट। बहुत से लोगों को ये जानकारी होगी भी शायद, जिनको नहीं है वो आज जान लेंगे, समझ लेंगे, फिर हम लोग सीबीसी पे आएंगे, रिटर्न दौड़ कर आएंगे, ठीक है। पहले पार्ट होता है प्लाज्मा। तो जो हम लोग सीबीसी में डायग्नोसिस करते हैं ना सर, सीबीसी में जो हम लोग बात करेंगे वो इस पार्ट में हमें नहीं जाना है, प्लाज्मा वाले पार्ट में नहीं जाना है। जो भी ब्लड हम लेता है, लैब टेक्नीशियन या कोई भी स्टाफ लेता है ब्लड, तो उसमें प्लाज्मा वाले पार्ट की डायग्नोसिस नहीं कर रहा है सीबीसी वाले में। प्लाज्मा भी बहुत सारे डायग्नोसिस किए जाते हैं। प्लाज्मा में बहुत सारे एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है जिसमें सीरम में डायग्नोसिस किया जाता है। तो लॉट ऑफ चीज़ें प्लाज्मा से भी डिटेक्ट की जाती है, लेकिन सीबीसी में हमें प्लाज्मा की बात नहीं करेंगे। आप बोलोगे सर ब्लड में मैंने बताया 2 पार्ट है, एक प्लाज्मा, दूसरा है सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में जो है कहने का मतलब है कि ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई भी ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स की बात नहीं लें, कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात लें, चाहे ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सबके सब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके सब सेल से मिलकर बना होता है। हम लोग 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़े हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग इज द सेल, यानी कि सभी के सभी लिविंग जो है सेल से मिलकर बने होते हैं। सब के सब लिविंग में सेल्स पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से ब्लड में भी 3 प्रकार का सेल्स पाया जाता है। आप बोलोगे सर हमें तो केवल लाल दिखता है एक ही प्रकार का, ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल एक ही टाइप का है, उसमें 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं आरबीसीज, जिसको रेड ब्लड सेल बोला जाता है। दूसरा वाला होता है डब्ल्यूबीसीज, जिसको वाइट ब्लड सेल कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म। और थर्ड वन वाला होता है प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं उसको? प्लेटलेट्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल, आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड द प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। एरिथ्रोसाइट्स होता है। एकदम जानते चले, बेसिक चीज़ें आप समझ जाएंगे ना, उसके बाद फिर मैं सीबीसी के सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तभी आप अच्छा रिपोर्ट देखना सीख पाएंगे कि कैसे रिपोर्ट हमें देखना है,
ठीक है। WBC को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं। और प्लेटलेट को दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ये दूसरा वाला नाम जो है ना इंपॉर्टेंट है सीबीसी को समझने के लिए, इसलिए आप याद रखेंगे। देखिए अब हमने बोला था कि जो ब्लड बह रहा था, जो ब्लड लिया गया था, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक सेल वाला पार्ट होता है और दूसरा प्लाज्मा वाला पार्ट होता है। ब्लड का होल वॉल्यूम का 55% जो है ना वो प्लाज्मा ही होता है और सेल वाला पार्ट जो है वो 45% ही होता है। यानी कि जो ब्लड हमारा बह रहा है फ्लूइड फॉर्म में, पूरे बॉडी में बह रहा है, उसमें दो पार्ट हो गए। एक तो फ्लूइड हो गया, पानी जैसा पार्ट होगा। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा ब्लड पूरा सर्कुलेट नहीं होगा, ब्लड पूरा फ्लो नहीं होगा बॉडी में। उसका रहना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है 55% होता है, मतलब कि आधा से भी ज़्यादा वही होता है, फ्लूइड ही होता है, पानी ही होता है। और 45% जो होता है उसमें सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स बोले तो कोशिका पाए जाते हैं, ठीक है। अब कोशिका सेल्स जो पाए जाते हैं उसमें 3 सेल्स होते हैं। कितने प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं ब्लड में? ऐसे हमारे बॉडी में कई प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के सेल पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं? ब्लड की कर रहे हैं। क्योंकि हमने अभी जस्ट बोला था कि सीबीसी क्या होता है? एक पैनल होता है टेस्ट का, जिस पैनल में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है पेशेंट के ब्लड के सेल्स के बारे में। यही तो यहाँ लिखा गया था, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि ब्लड में जितने प्रकार के सेल्स हैं उनकी कंप्लीट काउंटिंग का पता चलता है। पेशेंट का हम लोग जो सैंपल लेते हैं, उस पेशेंट के सैंपल में जो ब्लड सेल्स था उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें टेस्ट देगा। तो पहले हम सेल्स के बारे में जान लेंगे तभी तो उसका इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगा। तो ब्लड में कितने प्रकार के सेल होते हैं? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। क्लियर है सर? अब देखिए सर, जो ये डब्ल्यूबीसी है ना, ये डब्ल्यूबीसी को भी फर्दर साइंटिस्टों ने 2 पार्ट में बांट दिया है। कितने पार्ट में बांटा है? 2। एक को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट, एक को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट और दूसरे को बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। ये ग्रैनुलोसाइट। अब अगर आप इनकी जब माइक्रोस्कोपी इस सेल्स को लेकर माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो उसमें चूंकि सभी सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं, मैंने बताया है अगर जनरल प्रॉपर्टी आप सेल्स की देखें तो ऐसा सेल्स होता है, मान के चले सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और इस पार्ट को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जिस डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में इस प्रकार के ग्रैनुलर अपीयरेंस पाए जाएंगे उनको ग्रैनुलोसाइट बोला जाएगा, और जिसके साइटोप्लाज्म में इस प्रकार के ग्रैनुलोसाइट नहीं पाए जाएंगे उनको ए ग्रैनुलोसाइट कहा जाएगा। ये इस आधार पे 2 पार्ट में बांटा गया है, डब्ल्यूबीसी को भी, ल्यूकोसाइट को भी। क्लियर है आपको? अब देखिए सर, इसमें ग्रैनुलोसाइट जो होते हैं, इस ग्रैनुलोसाइट 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है न्यूट्रोफिल, दूसरे को बोला जाता है इओसिनोफिल एंड तीसरों को बोला जाता है बेसोफिल। क्लियर हुआ? डब्ल्यूबीसी 2 पार्ट में, ग्रैनुलो ए ग्रैनुलो। एक ग्रैनुलो जो होते हैं वो 2 पार्ट में बांटे गए इनको, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। यानी अब हमें क्या पता चला कि जो डब्ल्यूबीसी है वो अकेला नहीं है, डब्ल्यूबीसी 5 हो गए, 3 ए वाले और 2 ए वाले, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी 5 होते हैं। यानी कि ह्यूमन के या पेशेंट के जो हमने ब्लड लिया है सीबीसी करने के लिए, जिसकी हमें इसी ब्लड काउंट की हमें जांच करनी है, उसमें इतने प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं और ये सभी सेल्स की जो है कंबाइंड इंफॉर्मेशन हमें एक टेस्ट में मिल जाता है, इसलिए हमें सीबीसी करना होता है। अब सीबीसी के ड्यूरिंग में क्या करेंगे? हम लोग इसी की जानकारी इकट्ठा करेंगे, ये वाले पार्ट की नहीं करेंगे, ठीक है? ये वाला पार्ट कहीं और किया जाता है, कभी और किया जाता है। अब चलिए सर, आपने जान लिया कि सीबीसी में ये जो भी सेल्स हैं इनके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे और इनके बारे में ही जानेंगे। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात क्या बताता हूं कि ये सीबीसी ही क्यों प्रिफर्ड किया जाता है हर एक प्रकार के डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। किसी को फीवर आ गया हो, किसी को कैंसर हो गया हो, किसी को बुखार, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को मलेरिया हो गया हो, किसी को स्टूल लैटरिंग हो रहा है, किसी को माथा दर्द हो रहा है, कुछ भी हो तो सबसे पहले सीबीसी क्यों करनी है। पहले एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप समझिए कि सपोज दैट आप एक कर्मचारी हैं और आपको कोई एक गांव में भेजा जाता है जिसकी जनसंख्या 1000 है।
एक गांव में आपको भेजा गया है जनगणना करने के लिए, या एक गांव में आपको भेजा गया है जिस गांव की जनसंख्या पॉपुलेशन 1000 है, 1000 लोग उस गांव में रहते हैं, और वहां आपको भेजा गया है कि वहां पे जितने सारे भी लोग हैं, जो 1000 लोग हैं, उनके बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ले आइए, और वो भी लिमिटेड टाइम, 1 या 2 घंटे में। अब आप क्या करोगे इस कंडीशन में? आप एक स्ट्रेंजर हो, एक अनजान व्यक्ति हो, और एक गांव में भेजा गया जहां से 1 घंटे के अंदर सबकी इंफॉर्मेशन लेकर आनी। तो अब आप वहां जैसे ही पहुंचोगे तो आपके माइंड में आएगा कि मैं कोई एक ऐसा पर्सन ढूंढ लूं, एक ऐसे व्यक्ति को मैं पकड़ लूं जो इन सभी 1000 व्यक्ति को जानता हो, वो मुझे इजीली 1 घंटे के अंदर सबकी इंफॉर्मेशन दे देगा, और मैं लिख कर नोट करके चला जाऊंगा। बिल्कुल करेक्ट है ना? ऐसा ही आप कर सकते हो। अब जो वो व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन होगा सभी लोगों का, उसका कैरेक्टर कैसा होगा? यानी कि उसका पर डे सभी व्यक्ति से मिलना जुलना उठना बैठना होगा, तभी तो वो जान पाएगा कि कौन व्यक्ति कैसा, किसका क्या कैरेक्टर, किसके यहाँ क्या पाया जाता है। जब तक वो मिलता नहीं होगा, सबके यहाँ जाता नहीं होगा, सबके यहाँ बैठता नहीं होगा, सबसे बातें नहीं करता होगा, उसे भी नहीं पता होगा। तो उसका कैरेक्टर होगा कि वो सबके यहाँ जाता होगा, सबसे मिलता जुलता बात करता होगा, सबसे उठता बैठता होगा, उसको सारा इंफॉर्मेशन पता होगा पूरे सभी लोगों का। क्लियर है? तो अब वो व्यक्ति ढूंढेंगे और उससे आप इंफॉर्मेशन लेके चले जाएंगे। वही सेम हालात जो है ब्लड का हमारे बॉडी में, वही 1% ब्लड है, क्योंकि हमारा बॉडी का हर एक सेल, चाहे वो उंगली का सेल हो, गर्दन का सेल हो, पेट का सेल हो, माथे का हो, पैर की उंगली का हो, जांग का हो, पूरे ऑल ओवर बॉडीज में जितने सारे सेल्स हैं, चाहे एक्सटर्नल जो हमें दिख रहे हैं और जो इंटरनल पैक हैं, सब में हर एक मिनट में ये सभी के सभी जो ब्लड सेल्स हैं, पूरा के पूरा ब्लड जो है सभी सेल्स में जाएगा और फिर हर एक मिनट में हार्ट में आएगा। कोई ऐसा सेल नहीं है जो छूटता है। जो सेल छूट गया वो मर जाएगा, वो डेड हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का काम ही होता है ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई, बहुत सारे काम होते हैं, वो फर्दर अभी हम लोग जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। तो अब ये ब्लड ही एक ऐसा पार्ट है जो कि बॉडी के हर एक सेल्स में हर एक मिनट में फ्लो कर रहा है। तो अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम होगी, सपोज दैट उंगली में दर्द है, तो इससे ब्लड गया होगा ना उंगली तक, तो वहां से इंफॉर्मेशन लेकर तो आया होगा ना, तो ब्लड निकालेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि ब्लड में इंफॉर्मेशन पता होगा। सपोज दैट उस आदमी को 1000 व्यक्ति के यहाँ रोज जाता है, तो किसी के यहाँ अगर झगड़ा हुआ होगा आज, तो वो भी मुझे बता देगा कि आज उसके यहाँ झगड़ा हुआ था। कैसे बता दिया? वो जा रहा था तब ना। उसी प्रकार से ब्लड जो है तुरंत कहीं पे भी बॉडी में अगर प्रॉब्लम आती है तो वहां से ब्लड में क्या है, अल्टरेशन फाइंड आउट हो जाता है, तुरंत ब्लड बता देता है कि ये हमारे ब्लड में तुरंत वो चेंजेस फाइंड आउट हो जाएगा, इन सेल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा। तो इसीलिए किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट के पहले डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर जो सबसे अच्छा रिकमेंड करता है कि सीबीसी आप करवा लो। और दूसरा क्या है, इसमें कोई खतरा नहीं है, इसमें कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है। ब्लड निकाला सस्ते में 200-300 में, 200 से 300-400 हार्डली 500 में आपका सीबीसी हो जाता है। तो ये अच्छा, बहुत ही गुड पैरामीटर माना जाता है किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। ये बात आपको समझ में आया क्यों इसको डॉक्टर लोग प्रेफर करवाते हैं इसी को टेस्ट करवाने के लिए। अब देखिए थोड़ा सा एक और इंफॉर्मेशन आप लीजिए। सबसे पहले सीबीसी हमारे धरती पे किसने किया? एक हमारे महान साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है एंटोनी वैन लियोनहॉक। जो मेडिकल से बिलोंग्स करते होंगे बच्चे, उन्हें नाम शायद जाना जाना लगेगा, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में, देखिए कितना पहले, 1600, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये एक कहिए कि माइक्रोस्कोपिस्ट थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप की सबसे पहले इन्होंने ही संरचना की और बताया कि माइक्रोस्कोप भी होता है। तो 1674 ईस्वी में 1674 में एंटोनी वैन लियोनहॉक ने सबसे पहले सीबीसी की काउंटिंग करी थी। अब उस समय क्योंकि इतने मशीन्स नहीं हुआ करते थे, बहुत ही छोटे मशीन्स हुआ ही नहीं करते थे, इन्होंने सबसे पहले मैनुअली जो है सीबीसी किया, स्लाइड बनाया ब्लड का और उसी से इन्होंने सीबीसी किया था। फिर धीरे धीरे होते होते 1952 में, 1952 में सबसे पहले ऑटोमेटेड मशीन आया।
1952 में सबसे पहले ऑटोमेटेड मशीन आया और फिर इन्वेंशन होते गया। अब तो ब्लड लेते हैं, ऐसे एस्पिरेट करवा देते हैं और सारा के सारे पैरामीटर की रीडिंग आ जाती है। तो ये सीबीसी मैनुअली कैसे करना है, ऑटोमेटेड कैसे होता है, आपको एप्लीकेशन पे सारे स्टूडेंट्स को लेक्चर मिलेगा, वहाँ आपको सारे कोर्स की कंप्लीट जानकारी दी जाती है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। आज हमारा फोकस है कि हम लोग सीबीसी रीड कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं, कैसे एबनॉर्मलिटी आती है, तो क्या हो सकता है। ठीक है सर। 1674 में एंटोनी वैन लियोनहोफ ने सबसे पहले ऑब्जर्व करा था और बताया था। अब जब हमने इतना जान लिया कि सीबीसी क्या होता है, क्यों किया जाता है, कौन कौन से सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और क्यों डॉक्टर इसको ही जल्दी जल्दी प्रेफर्ड करता है, ये हमने समझ लिया। तो अब हम लोग डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं कि सीबीसी में कौन कौन से पैरामीटर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे बाकी की बातों पर। देखिए बच्चे, पहले मैं यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर के नाम लिख देता हूं, ठीक है, कि कौन कौन से पैरामीटर जो है इंक्लूड है सीबीसी में। सबसे पहले आपको आता है एचबी, टीसी, डीसी। देखिए टीसी को आप टीएलसी भी लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है, और डीसी को भी डीएलसी भी लिखा हुआ देखेंगे, आरबीसी, पीसीबी को एसीटी भी लिखा हुआ देखेंगे। ये सारी चीजें क्या है अभी एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में हम लोग जानेंगे हर एक बात को। देन आएगा एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, प्लेटलेट एंड आरडीडब्ल्यू एंड इन लास्ट वन द ईएसआर। देखिए सर, और एक और नीचे में आप कमेंट इसको भी रखना है मेंशन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉस, जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए जनरली जब आप कंप्लीट हीमोग्राम करवाने जाएंगे, जो आपके पास अगर रिपोर्ट होगा किसी बच्चे के पास, तो या आपने सीबीसी रिपोर्ट देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे सीबीसी रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। जनरली अगर आप कंप्लीट हीमोग्राम सीबीसी की रिपोर्ट अगर देखेंगे तो उसमें इतने सारे पैरामीटर आपको यूजुअली देखने के लिए मिलेगा। एचबी दैट मीन्स हीमोग्लोबिन, टीसी या टीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या टोटल काउंट। टोटल काउंट का मतलब, टीएलसी का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यहां मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था ना, ल्यूकोसाइट किसको बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को। यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब क्या है कि टोटल हम लोग डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग करेंगे उसमें। डीईसी या डीएलसी का मतलब क्या होगा, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब एक तो हम टोटल काउंट करेंगे कि टोटल कितना है डब्ल्यूबीसी, और दूसरा हम डिफरेंशियल भी करेंगे। डिफरेंशियल का मतलब ये जो पांचों है ना सर, यहाँ पे जो पांचों प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, इन पांचों की भी काउंटिंग हम लोग वहां करेंगे। यानी कि एक बार टोटल भी जानकारी लेंगे और एक बार अलग अलग भी जानकारी लेंगे, क्योंकि टोटल जानकारी लेने से भी डिजीज की डायग्नोसिस होती है और अलग अलग जानकारी लेने से भी अलग अलग डिजीज की डायग्नोसिस पता चलता है कि अलग अलग क्यों और कब और कैसे बढ़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद आरबीसी, रेड ब्लड सेल की हम लोग काउंटिंग करेंगे। ये देखिए इरिथ्रोसाइट की हम लोग काउंटिंग करेंगे, इसकी भी काउंटिंग करेंगे। पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रिट, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, या दूसरे नाम से इसको एचसीटी का मतलब क्या होता है, हेमाटोक्रिट। इसको क्या बोलते हैं, हेमाटोक्रिट बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म ये होता है और दूसरा नाम हेमाटोक्रिट होता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब है कि कितना अमाउंट में जो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल है इंक्लूडिंग विद हीमोग्लोबिन वो पैक्ड हो रहा है। इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड विद द प्लाज्मा। ये आपकी बॉडी में ब्लड का प्रोपोर्शन कितना है कंपेयर ऑफ द प्लाज्मा। हमने बताया ना कि 55-45 होना चाहिए, यही होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये 60 हो जाए और ये 30 हो जाए, ये 40 हो जाए, या ये 70 हो जाए, ये 30 हो जाए। तो वही प्रोपोर्शन, ब्लड की प्रोपोर्शन, इसकी नहीं, ब्लड की प्रोपोर्शन कितना होगा होल ब्लड में, वो आपको पता चलता है पैक्ड सेल वॉल्यूम में। वो अभी और डिस्कस करूंगा आपको। ये है एमसीवी, इसका फुल फॉर्म होता है मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसका फुल फॉर्म होता है मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। अभी सब कुछ जानेंगे डिटेल में। ये पीएलटी का मतलब क्या है, प्लेटलेट काउंट। ये जो थर्ड वाला है ना प्लेटलेट काउंट, इसको बोलते हैं पीएलटी, शॉर्ट में मैंने लिखा है। आरडीडब्ल्यू का मतलब है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, अभी बताऊंगा। ईएसआर का मतलब है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और कमेंट में हम लोग तीनों
सेल्स जो हैं, चाहे रेड ब्लड सेल हो, WBC हो या प्लेटलेट, तीनों के बारे में कमेंट देना होता है, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट। आप जब CBC रिपोर्ट देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि रिपोर्ट के नीचे में कुछ कमेंट भी लिखा हुआ है, उसका क्या मायने मतलब होता है, उससे क्या पता चलता है, वो भी जानेंगे। क्लियर? आपने जान लिया। अब आप बोलोगे कि सर इसमें एक, आपने सही बोला कि ये सारे सेल्स की काउंटिंग कर रहे हैं। CBC एक टेस्ट का पैनल है, एक पैनल है टेस्ट का, उस पैनल में हमें जानकारी मिलती है सभी सेल्स के बारे में। लेकिन सेल्स के अलावे भी है सर, जैसे हीमोग्लोबिन सेल्स में नहीं है, जैसे कि PCV सेल्स में नहीं है, जैसे कि MCV, MCH, MCH सेल्स में नहीं है, RDW सेल्स में नहीं है, ये सारे सेल्स में नहीं, लेकिन उसको भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। कैसे है अभी पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे हीमोग्लोबिन से। एक काम करता हूं मैं, पहले इसको स्टार्ट करने से पहले, बताने से पहले सबका मैं एक बार नॉर्मल रेंज लिख देता हूं, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? देखिए हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन का पार्ट है। नॉर्मल रेंज पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मल रेंज जो है एक किताब से दूसरे किताब में वेरी करता है। नॉर्मल रेंज जो है एक लेबोरेटरी में कुछ हो सकता है, दूसरे लेबोरेटरी में थोड़ा वेरी कर सकता है, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि एक लेबोरेटरी में 10 से 12 हीमोग्लोबिन तो दूसरे में 25 से 50 हो जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा वेरी करेगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिएजेंट यूज होता है, जो मशीन यूज होती है टेस्ट करने के लिए, जो उनके यहाँ किताब की रेफरेंस रेंज है उस पर डिपेंड करता है वहाँ के रेफरेंस रेंज। आप बोलोगे कि सर तो ऐसे में तो हमारी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। नहीं होगी गलत। क्यों नहीं होगी? अगर किसी लेबोरेटरी में आपकी वैल्यू 10 ग्राम पर DL आया है हीमोग्लोबिन, और उसका रेंज थोड़ा कम है दूसरे के अपेक्षा में, और दूसरे में आपको 11 आ गया, एक में 10 आया, दूसरे में 11 आ गया, तो दूसरे में 11 इसलिए आया क्योंकि उसका रिएजेंट थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा देता है वैल्यू, रिजल्ट ज़्यादा देता है, तो उसका जो रेफरेंस रेंज होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो उसके रेफरेंस रेंज से का प्रोपोर्शन अगर आप निकालेंगे तो आप उतना ही % हीमोग्लोबिन है जितना % यहाँ पे था, तो उसमें रिपोर्ट गलत नहीं होता, स्लाइटली वेरी करता है बस। ठीक है? सबसे पहले हम लोग रेफरेंस रेंज जान लेते हैं, लिख लेते हैं। हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो मेल और फीमेल में स्लाइटली वेरी करता है। ठीक है? तो आप दोनों का जान सकते हैं। मेल में जो रेफरेंस रेंज होता है वो है दैट इज 16 से, या आप ऐसा लिख सकते हैं 14 से 18 ग्राम पर DL। कहीं कहीं आप 16 से 18 भी लिखा हुआ देख सकता है, आपको मिल सकता है। फीमेल में जो है वो है 12 से 16 ग्राम पर DL। ग्राम पर DL या ग्राम %, दोनों एक ही चीज़ है। ग्राम % भी आप ऐसे हीमोग्लोबिन % भी लिखा हुआ देखे होंगे। ठीक है? उसके भी अभी डिस्कशन चर्चा मैं करूंगा आपके साथ, ताकि उसकी भी आपको जानकारी मिल जाए। देखिए फीमेल में जो है 12 से 16 आप लिखा हुआ, मैं स्टैंडर्ड रेट लिखा हूँ, हालांकि फीमेल में 16 ग्राम पर DL इम्पॉसिबल है, थोड़ा मुश्किल है, अभी बताऊंगा क्यों मुश्किल होता है। जनरली आपको 12 से 14, 15 हार्डली देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ। ठीक है? TLC की जो टोटल लिकोसाइट की नॉर्मल काउंट होती है, इसका नॉर्मल होता है 4000 to 11,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये इसकी यूनिट होती है। DLC में देखिए थोड़ा वेरी है, DLC वहां ना लिख के मैं यहाँ DLC की नॉर्मल रेंज लिख देता हूँ। DLC में जो न्यूट्रोफिल होता है वो 60 से 80% होता है। मैं एडल्ट की रेंज बता रहा हूँ। ठीक है? एक एडल्ट पर्सन में। देन ईशनोफिल जो है वो 1 से 4% होता है, इसको हम लोग % में डिनोट करते हैं जो DLC है। उसके बाद बेसोफिल जो होता है 0 से 1% होता है। मोनोसाइट जो होता है वो 2 से 8% होता है, और लिम्फोसाइट जो होता है वो जनरली 25 से 40% होता है। ये जो रेंज है आप याद रखेंगे। ठीक है? इसी रेंज को अगर जब तक रेंज आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप CBC रिपोर्ट नहीं देख पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। देन आता है आपको RBC, रेड ब्लड सेल जो होता है, ये भी मेल और फीमेल में अलग अलग रेंज में होता है। मेल में जो है वो है 4.5 to 6 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है? फीमेल में जो है वो है 4 to 5.5 मिलियन, थोड़ा कम है। ऑलराइट? PCT
एक आपको अच्छा ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ, अच्छा नॉलेज आपको मिलने जा रहा है कि जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चे, हीमोग्लोबिन के तिगुना होता है पीसीबी, 3 गुना होता है पीसीबी या हीमेटोक्रिट। ये लगभग ऐसा ही आप रिपोर्ट भी देखेंगे ना सीबीसी में, तो वैसा ही आपको फाइंड आउट होगा। तो मेल में हीमोग्लोबिन कितना था, 14 से 18, तो मेल में पीसीटी कितना हो जाएगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम या एसीटी हेमेटोक्रिट कितना हो जाएगा, मेल में हो जाएगा 14 तिया 42 से लेकर 54%। इसको परसेंट में डिनोट करते हैं क्योंकि 14 से 18 हमने दिया है ना। फीमेल में कितना हो जाएगा, 3 गुना मैं बोल रहा था ना, तो 12 तिया 36, 12 3 जा 36, 12 तिया 36 से लेकर 16 तिया 48%। ये हो जाएगा पीसीवी की नॉर्मल रेंज। क्लियर है, ये नॉर्मल रेंज आप याद रखेंगे। एमसीवी का नॉर्मल रेंज होता है मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम का 80 to 100 फेम्टोलीटर, एफएल से आप फेम्टोलीटर समझेंगे। एमसीएच का होगा 28 से 32 पीजी, पीजी का मतलब पिकोग्राम। ऑलराइट, एमसीएचसी का फुल वैल्यू होता है 32 से 36%। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज होती है 1.5 to 4.5 लाख। ठीक है, आरडीडब्ल्यू की होती है 11.5 से 14.5। ईएसआर की जो नॉर्मल रेंज है ये वैरी करता है विंट्रॉप्स ट्यूब के बिहाफ पर एंड वेस्टर्न ग्रीन्स ट्यूब के बिहाफ पे। तो मैंने आपको ईएसआर के जो नॉर्मल लेक्चर्स पढ़ाया हूँ ना, एक बार आप उसको पूरा डिटेल में देख लेंगे। यूट्यूब पे मेरा शायद ईएसआर का लेक्चर भी अवेलेबल है। ईएसआर का नॉर्मल रेंज वहीं से आपके लिए यहाँ मैं बता दूंगा, आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो वहाँ से आप एक बार क्लियरली देख लेंगे। ईएसआर की नॉर्मल रेंज वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किस में क्यों ज़्यादा होता है, क्यों कम होता है। ऑलराइट, कमेंट में क्या क्या लिखने हैं वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये था सीबीसी में इंक्लूडेड पैरामीटर और ये है उनके पैरामीटर के नॉर्मल रेंज, नॉर्मल वैल्यूज। ठीक है सर, इतना तक आप आश्वस्त हैं। अब मैं सबसे पहले 1 नंबर से स्टार्ट करता हूं कि आपको देखना कैसे है रिपोर्ट। सबसे पहले इस चीज को समझिए, जैसे आपके पास रिपोर्ट आएगा, ये सारे पैरामीटर क्या है वो भी समझाऊंगा। आपके पास जैसे ही कोई सीबीसी की रिपोर्ट आई, कोई पैरामीटर बढ़ा हुआ है, कोई पैरामीटर घटा हुआ है, उसमें आपको देखना सबसे पहले कौन सा है। तो कोई भी कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवाता है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाता है, तो सबसे पहले आपको आरबीसी की डायग्नोसिस करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि आरबीसी देखिए 4.5 से 6 मिलियन है। पहले ही मैं लेक्चर के पहले में ही बताया था कि सीबीसी क्यों करवाया जाता है, क्योंकि सेल्स जो हैं, ब्लड सेल्स जो हैं, बॉडी की हर एक पार्ट में जाके विचरण करता है, हर एक पार्ट तक पहुंचता है रेड ब्लड सेल, हर एक पार्ट तक ब्लड पहुंचता है, इसलिए हम लोग सीबीसी करवाते हैं। तो सबसे ज्यादा सेल है आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की, तो ये चांसेस ज्यादा है कि रेड ब्लड के सेल्स जो हैं वो सब जगह बहुत ही ज्यादा अमाउंट में गया होगा। जो सबसे ज्यादा सेल है, जिसके पास सबसे ज्यादा सैनिक है, वही तो चारों ओर से घेर सकता है किसी को। कम सैनिक है तो कम घेर पाएगा ना। तो रेड ब्लड सेल ज्यादा अमाउंट में है तो ये सब जगह ज्यादा अमाउंट में जा पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जैसे ही आपको सीबीसी की रिपोर्ट आती है, आपको रेड ब्लड सेल की डायग्नोसिस चेक करनी है। रेड ब्लड सेल्स की डायग्नोसिस के चेक करने में क्या क्या इंक्लूड होगा उसको पहले बता दो। सबसे पहले आपको हीमोग्लोबिन चेक करना होगा। क्या करना होगा, हीमोग्लोबिन चेक करना होगा। हीमोग्लोबिन अब क्या है, एक किस चिड़िया का नाम है, इससे क्या होता है, देखिए हीमोग्लोबिन जो है ना, जनरली इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीन विच यूजुअली रेड इन कलर एंड इट contains it transport the oxygen from the lungs to the entire of body tissue and back to the carbon dioxide to the body tissue to the lungs। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का सब्सटेंस है। हमारे बॉडी में जो पाया जाता है वो एक क्या है, प्रोटीन का सब्सटेंस है। किस टाइप का सब्सटेंस है, प्रोटीन है सर। एक प्रोटीन सब्सटेंस है जिसका कलर रेड होता है। जिसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। अगर हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में नहीं पाया जाए तो आप पीले पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा किसी भी पेशेंट को कहते देखा होगा, सुना होगा, या किसी डॉक्टर को कहते हुए सुना होगा कि इसमें हीमोग्लोबिन कम है इस पेशेंट में, तो उस पेशेंट को देखा होगा कि वो येलो कलर होता जा रहा है, वो पीला पड़ता जा रहा है। कहते हैं ना कि इसमें ब्लड ही नहीं है। डायरेक्ट आप हीमोग्लोबिन को ही पूरी की पूरी ब्लड मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है जो कि प्रोटीन पार्ट होता है। और ये जो है हीमोग्लोबिन, ये इसी, मैंने बोला कि रेड ब्लड सेल पहले देखना है, लेकिन हीमोग्लोबिन क्यों पहले देख रहे हैं, क्योंकि ये जो रेड हीमोग्लोबिन है इसी रेड ब्लड सेल में
इम्बेडेड होता है, इसी रेड ब्लड सेल से जुड़ा होता है। हीमोग्लोबिन अकेला नहीं चल सकता है, इसी रेड ब्लड सेल में धंसा हुआ होता है हीमोग्लोबिन। इसीलिए पूरी की पूरी ब्लड की कलर जब हमारा कटता है ना तो रेड कलर निकलता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी प्रोटीन पार्ट है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है और ये रेड ब्लड सेल के साथ इम्बेडेड होता है। और इसका काम क्या होता है? नॉर्मल इसका फंक्शन क्या है? जो हम लोग ऐसे सांस लिए ना, सांस लेने में जो ऑक्सीजन लिए, जो हमारा ऑक्सीजन दोनों लंग्स में गया है, ये लंग्स से उसी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये लंग्स में उसी ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और ऑक्सीजन को पकड़ के आपकी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाएगा। और फिर हर एक सेल सपोज दैट यहाँ आया होगा ऑक्सीजन लेके हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे जो भी सेल्स हैं उसमें कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा होगा, क्योंकि सेल्स को एनर्जी चाहिए ना, तो सेल्स में एटीपी गया होगा, एनर्जी गया होगा, तो उसी एनर्जी ऑफ अमाउंट को वहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुआ होगा। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ड्यूरिंग वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। हर एक सेल्स में, बॉडी के हर एक सेल्स में CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2 बनता है। एक तो जैसे हम सांस लिए, ठीक है, तो सांस लिए तो कुछ ऑक्सीजन भी गया होगा, उसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी गया होगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई फिल्टर लगा हुआ है कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गया होगा वो तो तुरंत आपको लंग्स से बाहर आ जाएगा। रेस्ट ऑफ जो आपकी बॉडी के हर एक सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ होगा। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि इधर से लंग्स से ऑक्सीजन लेके गया और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा लंग्स तक। जैसे कोई ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है, ठीक है, कोई अगर ट्रक खरीदे हुए है या मालवाहक गाड़ी खरीदे हुए, तो अगर आपको भाड़ा किराए के लिए भाड़ा मिलता है कि इधर से आपको कुछ उस ट्रक पे लाद कर ले जाना है, तो मालिक क्या सोचता है ओनर कि इधर से मेरा ट्रक तो गया है माल लोड करके, उधर से भी माल लेकर ही आए, खाली ना आए, क्योंकि खाली आएगा तो क्या होगा, मेरा फ्यूल बर्बाद होगा, मुझे एक्सपेंस ज़्यादा आएगा। उसी तरीके से बॉडी सोचता है कि लंग्स से तो हमने हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे दिया था बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुँचाने के लिए, लेकिन उधर से तो हीमोग्लोबिन अकेला ही आएगा, तो हमारा फ्यूल बर्बाद होगा, मतलब हमारा एनर्जी बर्बाद होगा। तो उसको अकेला नहीं आने दो। हर एक बॉडी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसको बोलो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ढो के लाएगा फिर लंग्स तक, और लंग्स उन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा। बस यही काम होता है ऑक्सीजन का। लेकिन यही काम होने, ऑक्सीजन के काम होने के कारण कितने हमें, अगर इस हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, घट जाए, तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, हो सकता है अभी बताता हूँ आपको, यह बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए। आपने हीमोग्लोबिन के बारे में इतनी सी बातें जान ली, जानकारी इकट्ठा कर ली। अब होता क्या है कि हीमोग्लोबिन इस आरबीसी के साथ ही क्यों है, ये डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट के साथ क्यों नहीं गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें मिलकर बना हुआ होता, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है हीमोग्लोबिन। सॉरी, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हीमोग्लोबिन, ये देखा आपने क्या लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन। एक में इतना पार्ट में हीम है और इतना पार्ट में ग्लोबिन है। तो ग्लोबिन, मैंने क्या बताया था अभी कि ये प्रोटीन सब्सटेंस है। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन या एमिनो एसिड। क्या? प्रोटीन या एमिनो एसिड। ग्लोबिन जो है, ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन है। अल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, ये सब प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होता है बॉस, एक तो हो गया प्रोटीन पार्ट और दूसरा है हीम पार्ट। हीम पार्ट का मतलब है आयरन पार्ट। क्या हीम पार्ट का मतलब है? आयरन पार्ट। तो अब जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है, अब आप बोलोगे ना सर हीमोग्लोबिन तो हमने जान लिया कि ये चीज होता है, हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में बनता कहाँ है? आप आज तक आपको किसी ने बताया है? अभी आप सीखिए और जानिए। होता ये है कि जब हमारे रेड ब्लड सेल का, हमारे बॉडी के हर एक ब्लड सेल्स का, चाहे वो रेड ब्लड सेल हो, व्हाइट ब्लड सेल हो, प्लेटलेट हो, ये सब के सब कहाँ इनका फॉर्मेशन होता है? हमारे बोन मैरो में होता है। जो हमारा हड्डी होता है ना, हड्डी में रेड एक बोन मैरो पाया जाता है, जिसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो। आपने देखा होगा किसी को अगर बोन मैरो, बोन की कैंसर हो गया तो उसमें ब्लड सेल बनना बंद हो जाता है और मर जाता है। क्यों? क्योंकि बोन ही उसका खराब हो गया, तो उसमें जो रेड बोन मैरो प्रेजेंट था वो भी खराब हो गया। और अगर बोन मैरो खराब हो गया तो ये सेल्स का बनना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि सभी ब्लड के सेल्स कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं, स्पेशली इन द रेड बोन मैरो। व्हाइट बोन मैरो के अंदर नहीं। व्हाइट बोन मैरो के अंदर फैट एडिपोज टिश्यू बनता है जो जमा होता है। क्लियर हुआ? इतना आपको समझ में? तो अब होता ये है सर कि जब ये रेड ब्लड सेल बन रहा होता है ना हमारे बोन मैरो में, तो इसी बोन मैरो में रेड ब्लड सेल के अंदर ही, सेल्स के अंदर
रेटिकुलोसाइट आपको एक स्टेज आता है, जब एरिथ्रोपोइसिस मैंने आपको बताया था तो उसमें बताया था कि एक स्टेज आता है रेटिकुलोसाइट, ठीक है, जिसको हम लोग प्रो एरिथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। अब देखिए होता यह है कि जैसे ही रेड ब्लड सेल का बनना स्टार्ट होता है तो पहले रेड ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। रेड ब्लड सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो रेड ब्लड सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं ना, कब? जब मैच्योर बना था उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ। रेड ब्लड सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उस माइटोकॉन्ड्रिया में ये हीम वाला पार्ट, आयरन वाला पार्ट का सिंथेसिस होता है। हीमोग्लोबिन को बनने के लिए दो जगह से सामान आ रहे हैं, क्योंकि दो चीजें इसमें मिलकर भी बना, हीम और ग्लोबुलिन। ये औरों को क्यों नहीं चूज किया, आरबीसी को ही क्यों चूज किया अपने आप को बनाने के लिए, इसका आपको आंसर मैं दे रहा हूँ। हीम वाला जो पार्ट है आरबीसी में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। मैच्योर आरबीसी की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, एरिथ्रोपोइसिस में 7 स्टेप होते हैं। तो मैच्योर बनने से पहले रेटिकुलोसाइट या उससे पहले वाले स्टेज में जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है, ये कहाँ काम हो रहा है? बोन मैरो में, जहाँ रेड ब्लड सेल बन रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में हीम वाला पार्ट बनता है और इसी रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। उसी राइबोसोम्स में जो है ये प्रोटीन वाला पार्ट बनता है। अब रेड ब्लड सेल में चूंकि उसको रेटिकुलोसाइट से फर्दर स्टेजेस जितने भी एरिथ्रोपोइसिस में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और समझने में हौच पौच मच जाएगी, इसलिए उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बस इतना सा आप समझिए नॉर्मल भाषा में कि चूंकि रेड ब्लड सेल में दोनों के दोनों कंडीशन प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट था और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट था। तो माइटोकॉन्ड्रिया से उसको मिल जाता है, हीम वाला पार्ट बन जाता है हीमोग्लोबिन के लिए, और राइबोसोम्स से जो है वो ग्लोबुलिन वाला पार्ट बन जाता है, प्रोटीन वाला पार्ट बन जाता है। और फिर दोनों प्रोटीन और आयरन दोनों पार्ट मिलके और हीमोग्लोबिन बना देते हैं। कहाँ? इसी आरबीसी के अंदर ही, इसी आरबीसी के अंदर में ही। तो अब हीमोग्लोबिन इसीलिए चूज किया कि हम आरबीसी में ही बनेंगे। अब चूंकि हीमोग्लोबिन कहाँ बन रहा है? आरबीसी के अंदर बन रहा है सर। तो अब घटना हमने पहले सीबीसी काउंट में मैंने बताया था कि अगर आप सीबीसी की रिपोर्ट देंगे तो सबसे पहले आपको आरबीसी की एनालिसिस देखनी है। अब ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन होंगे। सपोज दैट आरबीसी का बनना कम हो गया किसी कारण से, हो सकता है यहाँ कोई खराबी आ गई रेड बोन मैरो में, तो रेड ब्लड सेल का बनना बंद हो गया, सिंथेसिस एरिथ्रोपोइसिस होना बंद हो गया, फॉर्मेशन होना बंद हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हीमोग्लोबिन का भी बनना कम हो जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए पहले आपको हीमोग्लोबिन चेक करनी है सीबीसी काउंट करते समय। क्लियर हुआ? अब हीमोग्लोबिन का काम भी मैंने बता दिया, हीमोग्लोबिन बनता कहाँ है और कैसे बनता है वो भी मैंने बता दिया। अब हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है वो भी आपने जान लिया। अब देखिए सर, अगर सपोज दैट हीमोग्लोबिन की काउंट कम हो गई है, नॉर्मल रेंज से बहुत कम हो गया हो, क्या हो गया हो? नॉर्मल रेंज से हीमोग्लोबिन कम हो गया हो। अच्छा, क्रिटिकल रेंज जान लीजिए। कम होने का मतलब तो और भी समझ में आएगा आपको। हीमोग्लोबिन की क्रिटिकल रेंज क्या होती है? अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेल हो गया है, ग्राम पर डेल, सॉरी मिलीग्राम नहीं, एंड ग्रेटर देन 20 ग्राम पर डेल, तो ये दोनों जो है हीमोग्लोबिन के लिए क्रिटिकल रेंज होता है। जैसे ही आप सीबीसी का रिपोर्ट देख रहे हैं, सीबीसी के किसी के रिपोर्ट में भी 5 ग्राम से अगर कम हीमोग्लोबिन की रिपोर्टिंग आई है तो समझ लीजिए वो पेशेंट क्रिटिकल है, उसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है वरना वो मर जाएगा। या 20 ग्राम डेल से ज़्यादा भी है तब भी, ये थोड़ा रेयर केस है, ज़्यादा होना रेयर है, कम होना लाजमी है। तो अगर हीमोग्लोबिन की काउंट कम हो जाएगी, काउंट नहीं, हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन अगर इतना अमाउंट से अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उस पेशेंट को जनरली हम लोग एनीमिया या एनीमिक पेशेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एनीमिक पेशेंट कह देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लोग ऐसा कहते हैं, मेरा अपना कंसल्टेशन और मेडिकल का कहना है कि आपकी बॉडी में केवल हीमोग्लोबिन को कम हो जाने से ही एनीमिया नहीं होगा। एनीमिया किसी भी पेशेंट को एनीमिक पेशेंट कहने के लिए 3 कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी और एक पीसीबी। अगर हीमोग्लोबिन, आरबीसी और पीसीबी अगर ये तीनों के तीनों वैल्यू कम होते हैं तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा। और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वो कैसे? अभी मैंने बताया कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन कैसे रिलेटेड है। अब तीसरा आप सीबीसी में तुरंत रिपोर्टिंग में क्या देखोगे? हीमोग्लोबिन देखा, आरबीसी, तीसरा आपको पीसीबी देखना है।
पीसीबी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पीसीबी हीमोग्लोबिन का 3 गुना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीसीबी क्या है? ब्लड सेल का प्रोपोर्शन है कि होल ब्लड में ब्लड सेल कितनी है। ब्लड सेल का मतलब है कि पैक्ड ब्लड सेल कितनी है, यानी कि रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन का कॉन्जुगेशन कितना हो पा रहा है, दोनों होके, और कितना उसको पैक्ट कर रहा है। पैक्ट का मतलब कि अगर ब्लड को आप ऐसे एक कंटेनर में लेंगे तो ऊपर में इस तरीके से फ्लूइड पार्ट आ जाएगा और नीचे में इस तरीके से ब्लड आ जाएगा। तो ये कितना ब्लड एक में पैक हो रहा है। तो यानी कि अगर रेड ब्लड सेल कम बना तो हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा, और रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगे तो पैक्ड सेल वॉल्यूम ऑलरेडी कम हो जाएगा। क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, उसी अकाउंट में पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये बात आपको समझ में आई? तो अगर किसी पेशेंट में ये तीनों वॉल्यूम अगर कम होंगे तभी उसको हम लोग एनीमिक बोलेंगे, केवल हीमोग्लोबिन के कम होने से नहीं होगा। और जनरली प्रायः ऐसा देखा जाएगा कि अगर हीमोग्लोबिन आपने देखा और कम फाइंड आउट हो रहा है तो उस कंडीशन में पीसीबी भी कम ही होगा, तो ऑलरेडी उसको उस पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा। अब अगर हीमोग्लोबिन कम होता है अपने रेंज से, अगर अपने नॉर्मल रेंज से, तो उसको क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है उस पेशेंट को। अच्छा, किस किस कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, कम क्यों हो सकता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप देखिए, आयरन की डिफिशियंसी। अगर किसी पेशेंट में आयरन की कमी हो गई है तो उसको हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन में एक पार्ट तो आयरन होता है, तो अगर आयरन की कमी होगी तो उसको हीमोग्लोबिन तो कम हो ही जाएगा ना, नॉर्मल सी भाषा है। दूसरा, प्रोटीन की अगर कमी हो गई है बॉडी में तब भी उसको हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, क्योंकि आयरन और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है हीमोग्लोबिन। इसलिए आयरन और प्रोटीन दोनों नॉर्मल अमाउंट में खाइए और हीमोग्लोबिन को स्वस्थ रखिए अपने शरीर में। आई बात समझ में? किसी पेशेंट को क्रोनिक इन्फेक्शन है, जैसे कि मलेरिया, किसी पेशेंट को अगर मलेरिया है तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। किसी पेशेंट को टाइफाइड है तो उस कंडीशन में भी कम हो जाएगा। किसी पेशेंट को कैंसर है तो उसमें भी कम हो जाएगा। HIV है तब भी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। कोई वायरल डिजीज है तब भी, और भी अनदर जैसे हेपेटाइटिस, तो भी कम हो जाएगा। कोई ड्रग लेता है अगर वो पेशेंट तो भी उसकी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। सर समझ में आया? अच्छा, अब बोलोगे सर हीमोग्लोबिन कम होता है, ये तो समझ में आ गया, और अगर कम हुआ तो हमको एनीमिया हो जाएगा, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, कम होने से क्या होगा? आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया किसको कहते हैं पता है आपको? हाइपोक्सिया का मतलब है कि किसी भी बॉडी टिश्यू या बॉडी पार्ट्स को लेक अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है या न के अमाउंट में सप्लाई हो रही है। किसी पेशेंट को, किसी भी पर्सन के बॉडी में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम अमाउंट में हो रही है या न के बराबर, सपोज दैट ये मेरा उंगली है, इस उंगली में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई या न के बराबर हुआ तो इसमें झिनझिनी भर जाएगा, और अगर न के बंद हो गया तब ये डेड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी शून्य पड़ने को हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। तो जिस पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या था? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा जब हीमोग्लोबिन है ही नहीं? तो ऑक्सीजन की कमी तो हो ही जाएगी ना, और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको हाइपोक्सिया होगा। ऐसे हाँफने लगेगा और थोड़ी देर चलेगा और हाँफने लगेगा। क्यों हाँफने लगेगा? क्योंकि ऑक्सीजन सही अमाउंट में नहीं जा रहा है बॉडी के सेल्स को। बॉडी के सेल्स जल्दी थक जा रहे हैं, फटीग, थकान बहुत जल्दी उसको होगा, दिन भर थका ही रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, नोजिया, वोमिट जैसा लगता रहेगा, माथा दर्द करते रहेगा, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। अब बोलोगे सर ये बात पूरा समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा साहब, तो ये सारी परेशानी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन जनरली बढ़ किस कंडीशन में सकता है? जो आपने बताया ना, क्रिटिकल रेंज के 20 ग्राम पर DL से, नॉर्मल 18 है, बच्चों में 20 होता है नॉर्मल। तो अगर 20 से ज़्यादा हो गया हीमोग्लोबिन बॉडी में तो क्रिटिकल भी, ऐसा नहीं कि ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन हो गया तो बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ गांव देहात में एक कहावत है कि अगर अधिक मात्रा में आप अमृत का भी सेवन करते हैं तो वो भी हानिकारक होगा। मतलब अगर बॉडी में अधिक मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में कोई अच्छी चीज़ें भी लेती है तो वो भी आपको लेथल इफेक्ट देगा, वो भी आपको हानिकारक इफेक्ट देगा। तो उसी तरीके से हीमोग्लोबिन तो अच्छी चीज़ है, ब्लड के अमाउंट बढ़ता है, आपको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी बॉडी की बढ़ जाती है,
लेकिन अगर 20 ग्राम पर डेल से ज़्यादा हो गया आपको हीमोग्लोबिन तो भी आपके लिए घातक होगा। कैसे, किस कंडीशन में होगा वो तो भी बताऊंगा, लेकिन कैसे घातक होगा, वो ऐसे घातक होगा क्योंकि ये सॉलिड पार्ट है। आपका ब्लड क्या है, आपकी बॉडी में ब्लड को फ्लो होना होता है। इस तरीके से पंप बने हुए हैं आपकी बॉडी में बहुत सारा। पंप कहने का मतलब है कि वेन या आर्टरी, आर्टरी ये ऊपर ऊपर जो आपको दिखता है ना, नस, जिसको आप नस बोलते हो उसको वेन बोला जाता है। तो उसमें ब्लड क्या है, सर्कुलेट हो रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल चले जा रहा है पानी के पाइप की तरह। तो उसको लिक्विड रहना पड़ेगा, वो तरल रहेगा तभी चल पाएगा। हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया ना तो लिक्विडिटी जो उसकी है वो फेल हो जाएगी, फिर वो चल नहीं पाएगा, और चल नहीं पाएगा तो ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा ना तो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा, आपके हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, कोरोनरी आर्टरी जिससे हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है, आप तुरंत भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए 20 ग्राम पर डेल से हीमोग्लोबिन बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी और फिर आपको ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो हो नहीं पाएगा। अच्छा, अब किस कंडीशन में हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, उसका सबसे मेजर कारण होता है पॉलीसाइथेमिया वेरा। आपने नाम सुना होगा या नहीं, आज जरा इसके बारे में भी जान लीजिए। पॉलीसाइथेमिया वेरा इसको बोलते हैं, VERA। देखिए बच्चे, हीमोग्लोबिन बोले CBC जो है ना, एक इतना बड़ा पार्ट है ना कि अगर मैं इसको पढ़ाने लगूँ, डिस्कस करने लगूँ तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। समझने के लिए एकदम समुद्र में गोते की तरह डुबकियां लगाते रहो, और जितना डुबकियां लगाओगे उतनी बार मोती लेकर ऊपर आओगे। तो ये बहुत ही डिटेल चीज होता है, बहुत ही डिटेल टेस्ट है। देखने को बहुत छोटा है लेकिन समझने के लिए बहुत डिटेल है। तो हालांकि जो जो जरूरत चीज़ें हैं वही मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे क्योंकि लेक्चर फिनिश भी करना है, ऐसा नहीं पूरे दिन यूट्यूब पे ही लगे रहना है, ठीक है। तो पॉलीसाइथेमिया वेरा, हाँ, हीमोग्लोबिन कब बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन इंक्रीज कब होगी, पॉलीसाइथेमिया वेरा एक कंडीशन है उसमें इंक्रीज होगा। पॉलीसाइथेमिया वेरा किसको कहते हैं, ये आपको जनरली जो है बोन मैरो के कैंसर कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा। कब, बोन मैरो कैंसर, बोन मैरो फेलियर नहीं, बोन मैरो फेलियर और कैंसर दोनों अलग अलग है। अभी मैंने बताया था ना कि जो ये ब्लड सेल्स हैं, चाहे रेड ब्लड सेल हो, व्हाइट ब्लड सेल हो, प्लेटलेट, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है, हमारे हड्डियों में होता है। तो ये जो रेड ब्लड सेल है सर, अभी मैं रेड ब्लड सेल पे हूँ और किसी सेल पे नहीं गया हूँ, तो ये जो रेड ब्लड सेल है RBC है, इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, बोन मैरो में हो रहा था। और बोन मैरो अगर कैंसर हो गया हो, बोन मैरो कैंसर का मतलब है क्या, कैंसर में क्या होता है, नॉर्मल सेल का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होने लगता है। एक वर्ड में लिख रहा हूं, क्या, ऐसा मिटाता हूं मैं, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है एक्सेसिव अमाउंट में सेल्स का बढ़ते ही चले जाना, बढ़ते ही चले जाना, बनते ही चले जाना। बोन मैरो के पास कोई नॉर्मल कैपेसिटी होगी ना कि इतना ही अमाउंट में पर डे हमको रेड ब्लड सेल बनाना है, क्योंकि पर डे रेड ब्लड सेल मरते भी हैं। जो हमारा रेड ब्लड सेल है, ये वाला रेड ब्लड सेल है, RBC है, इसकी लाइफ स्पान, जीवन लीला कितना होता है, 120 दिन का। आज अगर रेड ब्लड सेल बना होगा तो 120 दिन जीवित रहेगा। जैसे हमारा धरती है ना, यहाँ पर रोज कोई मरता है, रोज कोई जन्म लेता है, तभी तो धरती पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, साइकिल बना हुआ है। उसी तरीके से रेड ब्लड सेल भी बॉडी में रोज मरता है और रोज जन्म लेता है। तो बोन मैरो के पास कोई लिमिटेशन तो होगी ना कि इतना भैया आपको बनाना है आज, फिर आप कल बनाएंगे, आज रहने दीजिए, ऐसा होगा ना। तो कैंसर में क्या होता है ना कि वो भूल जाता है कि कितना बनाना है, उसको याद ही नहीं है, पगला गया, खोपड़ी खत्म। तो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोलिफरेशन होने लगता है, और एक्सेसिव अमाउंट में जब रेड ब्लड सेल का बनना होने लगता है, जो 4.5 मिलियन से 6 मिलियन तक जो नॉर्मल रेंज थे, रेड ब्लड सेल 15 मिलियन हो गया। कितना हो गया, 15 मिलियन हो गया। तो अब क्या होगा, इस कंडीशन में ह्यूज अमाउंट में आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल होगी। जब ह्यूज अमाउंट में रेड ब्लड सेल हो जाएगा तो जितना अमाउंट में रेड ब्लड सेल बढ़ेगा उतना ही अमाउंट में हीमोग्लोबिन भी आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि 6 मिलियन से 6.5 मिलियन से अगर आपके बॉडी में ज्यादा हो गया है रेड ब्लड सेल तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, और उसी कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया वेरा।
उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, पॉलीसाइथेमिया वेरा बोला जाता है। तो इस पॉलीसाइथेमिया वेरा के कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो है 20 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा हो जाएगा और उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और एक कंडीशन कब होता है, बोन मैरो के कंडीशन में होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल कम ज़्यादा होगा तो आपको क्या क्या होगा, समझ में आ गया ना, कम होगा तो एनीमिया होगा। रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन होप सो दोनों आपको क्लियर हुआ होगा। पहले इसको क्यों देखना है, समझ में आया आपको ये बात। और थर्ड वन पैक्ड सेल वॉल्यूम, हेमाटोक्रेट भी इसके साथ ही देखना होता है। ये अच्छा, अब आपको पॉलीसाइथेमिया वेरा अगर हुआ, हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो आपको पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि हेमाटोक्रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पैक्ड सेल वॉल्यूम तिगुना होता है हीमोग्लोबिन का। तो इसीलिए जो पैक्ड सेल वॉल्यूम की भी क्रिटिकल रेंज होती है, इसकी मैंने नॉर्मल रेंज क्या बताया था आपको, अगर हीमोग्लोबिन की क्या बताया आपको, 5 ग्राम पर डीएल से नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगर 15% से अगर पीसी भी नीचे हो गया है तो क्रिटिकल हो जाएगा, या आपको 60% से अगर ऊपर हो गया है पीसीबी तो वो भी क्रिटिकल हो जाएगा। तो जब भी आप सीबीसी की रिपोर्ट देखें तो उसमें आप क्रिटिकल रेंज को याद रखें दोनों का। और रेड ब्लड सेल की क्रिटिकल रेंज क्या है, अगर लेस देन 1.5 मिलियन हो गया, 1.5 मिलियन से अगर नीचे हो गया रेड ब्लड सेल तो क्रिटिकल है, और अगर 6.5 मिलियन से ज़्यादा हो गया रेड ब्लड सेल तो वो भी वो क्रिटिकल हो जाएगा। तो क्रिटिकल रेंज को आप हमेशा दिमाग में याद रख के और फिर उसको देखेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आपको किसी को नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ होगा, किसी में नॉर्मली थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम हो गया, क्यों हो गया, हो सकता है प्रोटीन डाइट कम लिया होगा, हो सकता है इस समय से कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, मेंटेन करेगा, हो जाएगा। क्रिटिकल रेंज में नहीं आना चाहिए पेशेंट को। क्रिटिकल रेंज में आया तो फिर भगवान को प्यारा होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। होप सो आपको ये 3 चीज़ समझ में आ गई सर। जैसे ही आपने सीबीसी की रिपोर्ट आई, ये तीनों चीज़ें आपको हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल और पैक्ड सेल वॉल्यूम सबसे पहले देखना है। नीचे में आता हूँ थोड़ा सा, पहले रेड ब्लड सेल को ही हम लोग फिनिश करते हैं, फिर ये दोनों सेल पे आएंगे, ये दोनों भी रहने दो। यहाँ पे देखिए आप 3 चिड़िया और प्रेजेंट हैं। क्या क्या प्रेजेंट है, मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और मीन कर्पस्कुलर कॉन्सेंट्रेशन। मैं जरा इसको क्लियर करता हूँ बच्चे, फिर आपको बताता हूँ। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो 3 पैरामीटर है ये आपको क्लियर हो गया, हीमोग्लोबिन आपको क्लियर हो गया, रेड ब्लड सेल भी क्लियर हो गया, ये दोनों पे स्टार मार्किंग कर दो। अब हमारे पास ये पीसीबी भी क्लियर हो गया, 3 हमें क्लियर हो गए सीबीसी में। अब ये 3 चिड़िया यहाँ पे जो दिख रहा है, एमसीवी, एमसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीवी, ठीक है। एमसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएच। और एमसीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, एमसीएचसी, इसको शॉर्ट में याद रखें। ये इनका 3 फुल फॉर्म होता है। अब देखिए आप लोग, इनका क्या रोल है सर, ये तो कोई ब्लड सेल्स भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ब्लड सेल है, लेकिन इनका भी रोल है। क्या रोल है इनका, रोल है कि ये तीनों को जो है हम लोग मेडिकल भाषा में ब्लड इंडेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड इंडेसिस। ब्लड इंडेसिस का मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों जो पैरामीटर हैं, मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, ये तीनों के तीनों रेड ब्लड सेल से कनेक्टेड हैं, और ये तीनों के तीनों जो हैं आपको एनीमिया को डायग्नोसिस करने में हेल्प करेंगे। कोई पेशेंट में एनीमिया है कि नहीं है उसको डायग्नोसिस करने में हेल्प करेंगे। वो कैसे, पहले मीनिंग समझ लीजिए। ये जो लिखा हुआ मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम, एक जो रेड ब्लड सेल होता है, इस तरीके से रेड ब्लड सेल होता है जिसका शेप होता है बाइकॉन्केव डिस्क लाइक। थोड़ा और आगे आऊँगा तो आपको समझाऊंगा। तो इस तरीके का जो रेड ब्लड सेल है, इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ तो फ्लूइड भरा हुआ होगा बॉस। और वो फ्लूइड किस चीज़ का होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा, हीमोग्लोबिन उसमें मिक्स होगा। तो ये वॉल्यूम, एक सिंगल रेड ब्लड सेल के अंदर कितना वॉल्यूम है उसके बारे में आपको बताता है मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इसके अंदर कम हो जाएगा तो रेड ब्लड सेल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। एक गुब्बारा लो, गुब्बारा में पानी भर दो तो नॉर्मल गुब्बारा है, पानी निकाल लो तो सिकुड़ जाता है ना। उसी तरीके से रेड ब्लड सेल है। तो एक रेड ब्लड सेल में कितना अमाउंट में वॉल्यूम भरा हुआ है उसको बताता है एमसीबी, जिसकी नॉर्मल एज होती है 80 से 100। कम हो गया तो एनीमिया हो जाएगा, वॉल्यूम कम होने लगा।
ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बहुत रेयर केस में होगा, तो रेड ब्लड सेल की साइज बड़ी हो जाएगी। बड़ी होते होते क्या हो जाएगा, फट जाएगा अगर ज़्यादा अमाउंट में भर गया इसमें फ्लूइड तो ये फ्लूइड को डिनोट करता है। एमसीएच का मतलब मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है, रेड ब्लड सेल के अंदर बनता है। तो अगर हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर बनता है तो उस अंदर में हीमोग्लोबिन कितना बना हुआ है वो बताता है मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि रेड ब्लड सेल नॉर्मल अमाउंट में है, जितना नॉर्मल काउंट है उतना है आरबीसी का, लेकिन हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपकी बॉडी में अगर आयरन की कमी है, आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी है तो रेड ब्लड सेल तो बनता रहेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा क्योंकि आयरन प्रोटीन है नहीं। तो वही दिखाएगा हीमोग्लोबिन एमसीएच कि हीमोग्लोबिन बना है कि नहीं बना है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 28 से 32। और थर्ड वन है मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, कि उस रेड ब्लड, ये सब सिंगल रेड ब्लड सेल में, एक ब्लड सेल में, एक रेड ब्लड सेल में कितना हीमोग्लोबिन है, कितना वॉल्यूम है और कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो दिखाएगा। सिंगल सेल में कितना है, पूरा ब्लड में नहीं, सिंगल रेड ब्लड सेल में कितना है। अब देखिए यहाँ पे है एमसीएसी, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, हीमोग्लोबिन की उसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता कितनी है। हो सकता है हीमोग्लोबिन बन रहा होगा लेकिन आरबीसी के साथ रह नहीं रहा होगा, बन के खराब हो जाता होगा, मैच्योर नहीं हो पाता होगा। प्रोटीन भी मिला, आयरन भी मिला। हो सकता है कोई जीन की डिफिशियंसी हो बॉडी में जिसके लिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिसके लिए थैलेसीमिया होता है। अभी थोड़ी देर आपको आगे बताऊंगा, थैलेसीमिया भी बॉडी में एक थैलेसीमिया डिजीज है। थैलेसीमिया में भी आपको, थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया दोनों में आपको हीमोग्लोबिन की, देखिए एक अच्छा सा याद आ गया, थैलेसीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। देखिए ऐसा आपको सीबीसी टॉपिक ही ऐसा है कि बस एक्सप्लेन ही होते जाएगा, आज देखते जाइए आप। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया, ऐसा कोई कंडीशन हो। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है आप बताएंगे? चलिए मैं ही बताता हूँ, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना आप बच्चे। देखिए थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, मैंने नहीं लिखा, उसको भी मैं लिख देता हूँ आपको। एक और कंडीशन होता है सिकल सेल एनीमिया। ये अगर आपको कंडीशन है ना तो भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। हालांकि ये आपको किधर गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। अभी कमेंट में आऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो अभी मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से बनता है, आयरन एंड प्रोटीन। हो सकता है आपके बॉडी में आयरन भी सही अमाउंट में आ रहा हो, प्रोटीन भी सही अमाउंट में आ रहा हो, फिर भी हीमोग्लोबिन में कमी हो। इसका कारण है जीन। हो सकता है आपकी बॉडी में जो जीन है वो जीन, आयरन के चैन होते हैं, अल्फा चैन होता है, बीटा चैन होता है, गामा चैन होता है, एप्सिलॉन चैन होता है, प्रोटीन से बनता है, उसके बाद ही बनता है हीमोग्लोबिन। तो हो सकता है बॉडी में वो जीन की डिफिशियंसी है जो कि प्रोटीन को कोड कर सकता है। तो अब वो जीन की कमी है और प्रोटीन के कोड नहीं कर पा रहा है, तो क्या हीमोग्लोबिन बनेगा? नहीं बनेगा। और प्रोटीन की कोडिंग में के कारण चैन में जो डिफिशियंसी हो जाएगी, 2 प्रकार के चैन मुख्यतः आपको याद रखना है, एक अल्फा चैन और एक बीटा चैन, जो कि हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये चैन में अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो आपको थैलेसीमिया हो जाएगा। उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में बहुत कम होते चली जाएगी। उस कंडीशन में रेड ब्लड सेल भी कम होगा आपको, जबकि आप नॉर्मल अमाउंट में प्रोटीन और आयरन दोनों ले रहे हैं, लेकिन जीन की डिफिशियंसी के कारण हो गया। इसलिए थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया 2 प्रकार के थैलेसीमिया को बोला जाता है। क्लियर हुआ आपको? एक पार्ट ये प्रोटीन वाला हो गया। दूसरा पार्ट क्या होता है? आयरन वाला। आपने आयरन भी सही अमाउंट में लिया लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा, क्योंकि हो सकता है ऐसे जीन की डिफिशियंसी हो जो आयरन के मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा है सही ढंग से। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो रेड ब्लड सेल है वो रेड ब्लड सेल का इस प्रकार का शेप हो जाएगा। नॉर्मल रेड ब्लड सेल का बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप होता है। कैसा होता है? इस टाइप का। जो मेरे उम्र के आप स्टूडेंट अगर होंगे तो आपने बचपन में एल्पल पे चॉकलेट देखा होगा, मैंने खाया है, अब नहीं चलता है। वो इसी तरीके से होता था, बीच में ऐसे धंसा हुआ और दोनों ओर उठा हुआ। इसको बोलते हैं बाइकॉन्केव डिस्क लाइक। बाइकॉन्केव। आरबीसी का शेप कैसा होता है?
बाई कॉनकेव। इसको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल साइज शेप ऐसा होता है और ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि आयरन की मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बनने के लिए, आयरन भी चाहिए होगा ना, आयरन के नहीं हो पा रही, तो ऐसा शेप हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रेसिया मून लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्रेसिया मून लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे हीमोग्लोबिन रिजिड हो जाएगा, जिसके कारण आरबीसी सिकुड़ के ऐसे झुक गया, बौना बन गया। इस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो ये पता बताएगा आपको एमसीएससी कि हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन सही है उसमें कि नहीं है। नहीं है तो एनीमिया होगा, जल्दी से उसको ट्रीटमेंट दो पेशेंट को। क्लियर हुआ बच्चे आपको? नेक्स्ट वन आता है आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू का मतलब है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इसका फुल फॉर्म होता है, जो आज रेड ब्लड सेल वाला है उसको पहले क्लियर करता हूं, फिर रेस्ट ऑफ क्लियर करूंगा आपको। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, देखिए रेड, इसका शॉर्ट में आरडीडब्ल्यू। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में 6 मिलियन आरबीसी है, तो 6 मिलियन आरबीसी की डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, बॉडी को बताया गया होगा ना कि कितना कितना दूरी पे आपको रहना है। तो अगर वो दूरी मेंटेन नहीं हो पा रही है, सपोज दैट हमने पीबीएस बनाया पेरिफेरल माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, आरबीसी को एक सामान्य दूरी पे इतना इतना रहना चाहिए था। अब हमें दिखाई दे रहा कोई आरबीसी यहाँ पे है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ सटा हो, फिर यहाँ दूरी, तो उनकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन आ गई तो आपको आरडीडब्ल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, वेरिएशन क्यों आएगा? जब रेड ब्लड सेल की नॉर्मल साइज छोटा होने लगेगा तभी तो वेरिएशन आएगा, या बड़ा होने लगेगा। नॉर्मल साइज में रहेगा तब तो नहीं होगा। क्या साइज होता है थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा आपको कमेंट वाले सेक्शन में। तो अब ये भी एनीमिया को डिनोट करेगा। क्यों? क्योंकि सपोज दैट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, आपकी बॉडी में आयरन नहीं है, तो हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, रेड ब्लड सेल की भी साइज छोटी हो गई है, रेड ब्लड सेल की साइज छोटी हो गई, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा था, जो इक्वली बंटवारा हो रहा था, उसमें डिफ्रेंसिएशन आ गया, तो ये आपको एनीमिया को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपको कमेंट। देखिए अब जो हमारा बच गया रिमेनिंग ऑफ, ये हमारा सेल्स जो था आरबीसी हमारा कंप्लीट हो गया। हीमोग्लोबिन भी हमने जान लिया, रेड ब्लड सेल भी जान लिया, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी जान लिया, एमसीवी, एमसीएससी, एमसीएच, ये भी जान लिया, आरडीडब्ल्यू भी जान लिया। रिमेनिंग क्या रह गया? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट, एज वेल एज डीएलसी काउंट डाले ना, ये प्लेटलेट नहीं, प्लेटलेट यहाँ, प्लेटलेट काउंट एज वेल एज हमारा ईएसआर। ये सारी चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कहीं जाइए नहीं, अभी इस लेक्चर में बहुत कुछ बाकी है। जो सबसे मेन पार्ट है आपको कमेंट में रेड ब्लड सेल का भी, व्हाइट ब्लड सेल का भी, प्लेटलेट का भी आता है। तो हमने रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ लिया, तो रेड ब्लड सेल में के कमेंट के बारे में भी अभी आपको बताता हूँ। आपने जैसे सीबीसी की रिपोर्ट देखी, इतनी सारी चीज़ें आपको देखना आ गया कि अगर हो गया तो क्या होगा। अब आपको बताता हूँ कि रेड ब्लड सेल में कभी कभी नीचे आपने देखा होगा सीबीसी रिपोर्ट में है कुछ डॉक्टर्स जो है नोट्स लिख के देते हैं, उसका क्या मतलब है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको भी बताता हूँ सीबीसी में। अब देखिए बच्चे, हम लोग चूँकि सीबीसी पढ़ रहे हैं, तो आज हमने आरबीसी रेड ब्लड सेल के बारे में पूरी जानकारी ले ली। तो मैं चाहता हूँ कि रेड ब्लड सेल पूरा फिनिश ही कर दूँ, फिर वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट बच जाएगा, उसको हम लोग अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो जाए। देखिए अब मैंने इतने सारे पैरामीटर्स में आपको बता दिए। नेक्स्ट हमारा बच जाता है कमेंट। जब आप सीबीसी करवाते हैं या जब आप सीबीसी का रिपोर्ट देखते हैं तो नीचे में कुछ कमेंट्स लिखा हुआ रहता है, उसका क्या मायने मतलब है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पैरामीटर से भी ज़्यादा वो कमेंट इंपॉर्टेंट होता है आपको सीबीसी में जानना। वो क्यों? जब भी आप सीबीसी का रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पहले क्या देखना है? हीमोग्लोबिन देखना है, फिर आरबीसी देखनी है, फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम देखनी है, फिर ये तीनों को देखना है, एमसीएच, एमसीवी, एमसीएससी, और उसके बाद आपको देखना है सीधा कमेंट पे आ जाना है कि आरबीसी की कमेंट क्या है, उसके बाद फिर दूसरे सेल पे जाना है। ठीक है सर। अब देखिए थोड़ा सा आरबीसी के बारे में आपने जाना इतनी बातें, अब थोड़ा मॉर्फोलॉजिकल डिटेल जान लीजिए कि आरबीसी का साइज और शेप कैसा होता है। जो रेड ब्लड सेल होता है हमारे बॉडी में पाया जाता है, वो बाई कॉनकेव डिश लाइक का होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि अल्पेनलिबे चॉकलेट की तरह होता है, ऊपर भी धंसा नीचे भी धंसा। बाई कॉनकेव
केव का मतलब क्या होता है? गुफा। गुफा कैसा होता है? धंसा हुआ, गड्ढा होता है ना। बाई का मतलब क्या होता है? दो ओर से गड्ढा होगा, ठीक है, और दो ओर से उभरा हुआ होगा, ऊपर से धंसा हुआ, इधर से उभरा हुआ, ये होता है बाई कॉनकेव डिस्क लाइक। डिस्क मतलब जो आपने कैसेट देखा है ना, उस तरीके का डिस्क, जस्ट वो चॉकलेट के जैसा ही होता है, जो अल्पेनलिबे चॉकलेट होता है, ठीक है। इसकी जो साइज होती है वो आप देखेंगे, ये जो इसका डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी साइज होती है 7.2 से 7.4 माइक्रोमीटर, ये इसकी नॉर्मल साइज होती है। जो ये सेंटर में होगा ये इसका 1 माइक्रोमीटर साइज होगा, और जो पेरिफेरली होगा, ये जो उभरा हुआ पार्ट है, यहाँ पे 2 माइक्रोमीटर साइज होता है। ये इसका नॉर्मल शेप और साइज, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये कब दिखेगा? ऐसे ब्लड को काट लेने से नहीं दिखेगा, ये माइक्रोस्कोप में दिखेगा। जब आप 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तब। नॉर्मल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में भी ऐसा नहीं दिखेगा। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आपको कैसा दिखेगा? ऐसा गोल आरबीसी दिखेगा। आरबीसी गोल दिखने में आपको ये 3 पार्ट में जो है रेड कलर दिखेगा, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको व्हाइट सा दिखेगा। ऐसा ही आपको दिखेगा नॉर्मल माइक्रोस्कोप में। ये पूरा का पूरा रेड आपको दिखेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये नॉर्मल शेप एंड स्ट्रक्चर है। जब आप कमेंट पढ़ोगे ना बच्चे, रेड ब्लड सेल की जब आप कमेंट पढ़ते हैं सीबीसी रिपोर्ट में, तो उसमें 4 से 5 बातें आपको देखने के लिए मिल सकता है। फर्स्ट वन आपको दिखेगा माइक्रोसाइट। क्या दिखेगा? माइक्रोसाइट्स। देन दिखेगा आपको मैक्रोसाइट्स। देन आपको दिखेगा अनाइसोसाइट्स। देन दिखेगा आप लोग को पॉइक्लोसाइट्स। देन दिखेगा अनाइसोपॉइक्लोसाइट्स। जब आरबीसीज की आप कमेंट पढ़ेंगे तो उसमें 4 से 5 वर्ड लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा आपको। इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे समझ में आएगा, और ये किस किस कारण में होता है, इसका ये क्या डिनोट कर रहा है कि पेशेंट को क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले है माइक्रोसाइट्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, स्मॉल होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। अगर रेड ब्लड सेल की साइज जो कि 7.2 माइक्रोमीटर से लेकर 7.4 माइक्रोमीटर होता है, अगर इससे साइज छोटा हो गया है तो उस कंडीशन में आपको माइक्रोसाइट्स लिखा हुआ आएगा कमेंट में। और उस कंडीशन में जो एमसीवी है, मैंने क्या बताया था? एमसीवी मतलब वॉल्यूम, आरबीसी के अंदर भरा हुआ वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आरबीसी सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। यानी कि जब एमसीवी की वॉल्यूम कम हो जाएगी तो आपको आरबीसी स्मॉल दिखेगा, और ये आपको माइक्रोसाइट्स लिखा हुआ दिखेगा। कमेंट में लिखा हुआ रहेगा आरबीसी सीन एज अ माइक्रोसाइट, का मतलब है कि रेड ब्लड सेल की जो साइज है वो छोटा हो गया। अब ये किस किस कंडीशन में हो सकता है? ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कंडीशन में हो सकता है। आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी हो गई है तो ऐसा होगा। आपको कोई सीवियर डिजीज है लॉन्ग ड्यूरेशन से, कैंसर, HIV, इन सभी के कंडीशन में भी ये छोटा हो जाएगा। आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई है, माल न्यूट्रिशन हो गया है, माल न्यूट्रिशन, तब भी क्या है? आरबीसी छोटे हो जाएंगे। ये सभी कंडीशन है जो कि जिसमें आपको माइक्रोसाइट देखने के लिए मिलेगा। दूसरा आता है मैक्रोसाइट। मैक्रोसाइट, मैक्रो का मतलब बड़ा। जब आरबीसी का साइज बिग हो जाएगा, जितना नॉर्मल होता है ना उस साइज से बड़ा हो जाए, जो नॉर्मल मतलब 7.4 माइक्रोमीटर से साइज बड़ा हो गया। अच्छा, ये बड़ा कैसे हो जाएगा, सब कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे देखा जाता है, सब आपको एप्लीकेशन पे अभी लेक्चर लूंगा मैं, तो सब आपको कोर्स में पढ़ाया जाएगा कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। यहाँ मैं जनरली सीबीसी रिपोर्ट देखना आपको बता रहा हूँ, कैसे करते हैं वो नहीं, ठीक है। अगर आरबीसी का सेल बड़ा हो गया, साइज मतलब जो एमसीबी था 80 to 100 फेम्टोलीटर, अभी मैंने नॉर्मल बताया था 80 to 100 फेम्टोलीटर, अगर ये 100 से ज़्यादा हो गया, जो कि यूजुअली नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा? रेड ब्लड सेल बड़ा हो जाएगा। और लिखा हुआ कमेंट में आरबीसी के सामने कमेंट लिखा होगा कि आरबीसी सीन एज अ माइक्रोसाइट्स। ये किस कंडीशन में होता है? ये आपकी बॉडी में जब विटामिन B12 और फोलेट की कमी हो जाएगी तो इस कंडीशन में आरबीसी जो है वो बड़े हो जाएंगे। इस डिजीज को क्या बोलते हैं? इस डिजीज को बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशंस में आरबीसी मैक्रोसाइट्स दिखेंगे, जिसमें कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है, इसके कारण आरबीसी रेड ब्लड सेल बड़े हो जाएंगे। एक कमेंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन आपको देखने के लिए मिलेगा अनाइसोसाइट्स। अनाइसोसाइट्स का मतलब क्या है? वेरिएशन इन द साइज।
अगर साइज में वेरिएशन है रेड ब्लड सेल के, वेरिएशन इन द साइज, साइज कहने का मतलब है वेरिएशन इन द साइज। कोई भी डॉक्टर जो है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर ऑब्जर्व कर रहा होगा और उस स्मीयर पे देखिए साइज कितना है 7.2 से 7.4, कहीं आपको छोटा दिख रहा है, कहीं बड़ा, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं बहुत छोटा छोटा, इस तरीके से है। कहीं उसको 6 माइक्रोमीटर दिख रहा है, कहीं 5 माइक्रोमीटर दिख रहा है, कहीं 2 माइक्रोमीटर दिख रहा है, कहीं 3 माइक्रोमीटर दिख रहा है, कहीं 8 माइक्रोमीटर दिख रहा है, यानी कि साइज में वेरिएशन, साइड कहीं छोटा कभी बड़ा हो गया है आपकी आरबीसी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनआइसोसाइट्स। क्या बोला जाता है? अनआइसोसाइट्स, मतलब कि साइज जो है वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है रेड ब्लड सेल के। एक किस कंडीशन में हो सकता है? सेम एज ए आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया या कोई क्रोनिक डिजीज के कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन कंडीशन आता है पोइक्लोसाइट्स। पोइक्लोसाइट्स का मतलब है वेरिएशन इन शेप। क्या? वेरिएशन इन शेप। शेप का मतलब क्या है? शेप अभी मैंने कैसा बताया था, बाइकॉनकेव डिस्क लाइक इसका शेप होगा। कैसा होगा? बाइकॉनकेव डिस्क लाइक, इस तरीके का। अगर इस तरीके का शेप नहीं ऑब्जर्व हो रहा है डॉक्टर को, तो वो आपको कमेंट में लिख के देगा कि आरबीसी सीन एज अ पोइक्लोसाइट्स। और जनरली जब पोइक्लोसाइट्स आपको दिखेगा, शेप में वेरिएशन दिखेगा, तो आपको साइज में भी वेरिएशन दिखने लगेगा, और उसी कंडीशन को बोलते हैं अनआइसोपोइक्लोसाइट्स। अनआइसोपोइक्लोसाइट्स का मतलब क्या है? जब रेड ब्लड सेल के साइज में भी डिफरेंस आ गया और शेप में भी कई तरीके के साइज दिख रहे हैं, कई प्रकार के शेप भी दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलेंगे अनआइसोपोइक्लोसाइट्स। और अगर इस तरीके के बहुत 1-2 सेल दिख रहे हैं तब तो साइड्स। अगर बहुत सारा सेल दिख रहा है, सबके सब सेल जो है रेड ब्लड सेल जो हमें दिख रहा है, जो डॉक्टर देखा है, उसको सबके सब सेल जो है उसमें डिफरेंस ही नजर आ रहा है। कुछ सेल छोटे, कुछ बड़े, कोई बेढब, कोई बाइकॉनकेव डिस्क लाइक है ही नहीं, कोई स्टार लाइक है, कोई डॉट लाइक है, साइज में भी डिफरेंस, शेप में भी डिफरेंस, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं अनआइसोपोइक्लोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? साइटोसिस, यानी मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल है, साइज में डिफरेंस आ रहा है। अब अनआइसोपोइक्लोसाइटोसिस जो है बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे आपको शेप दिखता है, उसको बोलते हैं। 5 से 6 शेप दिखता है, मैं बता देता हूं, आप उसको ध्यान रखना, और उसी प्रकार आपको डिजीज भी फाइंड आउट होगा। जैसे कि सबसे पहले वन दिखेगा आपको स्फेरोसाइटोसिस। स्फेरोसाइटोसिस, ये वाला पार्ट बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें डिजीज फाइंड आउट होने वाली है। दूसरा वन आपको दिखता है स्फेरोसाइटोसिस, इलिप्टोसाइटोसिस, इलिप्टोसाइटोसिस, डेक्रोसाइटोसिस, डेक्रो, स्किस्टोसाइटोसिस, इकाइनोसाइटोसिस, टारगेट सेल, सिकल सेल। देखिए आपने जो कमेंट पढ़ेंगे ना रेड ब्लड सेल की सीबीसी की रिपोर्ट में, तो आपको इस तरीके कमेंट भी देखने के लिए मिल सकता है कि आरबीसी सीन एज स्फेरोसाइटोसिस, आरबीसी सीन एज इलिप्टोसाइटोसिस, रेड ब्लड सीन एज डेक्रोसाइटोसिस। तो अगर ऐसा कमेंट लिखा हुआ रेड ब्लड सेल में, तो इसका मतलब क्या है? देखिए एक किसके टाइप हैं? अनआइसोपोइक्लोसाइटोसिस के टाइप हैं, जिस कंडीशन में किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डिजीज हो जाएगा, और डिजीज हो जाने के बाद उसका जो है रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी बिगड़ जाएगी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि बाइकॉनकेव डिस्क लाइक होना चाहिए था, 7.2 से 7.4 माइक्रोमीटर होना चाहिए था। अगर ये नहीं है एबनॉर्मलिटी के कंडीशन में, तो ये सब देखने के लिए मिलेगा और ये सब लिख के दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है और ये किस रोग के कंडीशन में बढ़ते हैं या होता है, तो वो आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले है स्फेरोसाइटोसिस। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि रेड ब्लड सेल की साइज कैसी होगी? डिस्क लाइक होगी। लेकिन अगर रेड ब्लड सेल की साइज स्फेरिकल हो जाए, स्फेरिकल का मतलब कि गोल हो जाए, अच्छा गोल में भी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में तो मैंने बोला था कि ऐसा स्फेरिकल ही दिखेगा, लेकिन ये आपको 3D में दिखेगा। लेकिन स्फेरिकल में भी आपको 3 पार्ट में जो है वो हीमोग्लोबिन दिखता था, केवल बीच में छोटा सा आपको फेड कलर दिखता था, व्हाइट कलर का। लेकिन स्फेरोसाइटोसिस का मतलब है कि आपकी जो रेड ब्लड सेल है वो स्फेरिकल शेप में हो गया, अब बाइकॉनकेव नहीं बचा, और इसमें हीमोग्लोबिन जो है
बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, पूरा का पूरा फेड कलर है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्फेरोसाइटोसिस। स्फेरोसाइटोसिस का मतलब रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप हो गया है बाइकॉन्केव डिस्क लाइक से। ये किस कंडीशन में होगा? ये यूजुअली जो है आपको कोई व्यक्ति अगर एल्कोहल ह्यूज अमाउंट में कंज्यूम कर रहा होगा तो उस कंडीशन में हो जाएगा। सिरोसिस है, अगर किसी व्यक्ति को लीवर के डिजीज है उस कंडीशन में हो जाएगा। हेपेटाइटिस है, उस कंडीशन में हो जाएगा। जॉन्डिस है, उस कंडीशन में हो जाएगा। अगर एक्सेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उस कंडीशन में भी हो जाएगा। आयरन की डिफिशियंसी है उस कंडीशन में भी हो जाएगा। ये स्फेरोसाइटोसिस देखने के लिए मिलेगा। अगर किसी का इलिप्टोसाइटोसिस लिख के आ रहा है, क्या आ रहा है? इलिप्टोसाइटोसिस। इलिप्टोसाइटोसिस का मतलब है कि आरबीसी का शेप ऐसा हो गया, चपटा, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक नहीं है, यहाँ आपको दोनों ओर जो है रेड कलर दिख रहा है, ऐसे शेप को बोलते हैं इलिप्टोसाइटोसिस। यहाँ पे हीमोग्लोबिन दिख रहा है, बीच में व्हाइट दिख रहा है, इसको बोलते हैं इलिप्टोसाइटोसिस। ये किस कंडीशन में हो जाएगा सर? इलिप्टोसाइटोसिस जो है ये आपको हो जाएगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कंडीशन में। किस कंडीशन में? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। देन थैलेसीमिया के कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। कैसा? किसी व्यक्ति को अगर थैलेसीमिया है तो उस कंडीशन में भी आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन है डैक्रोसाइटोसिस। डैक्रोसाइटोसिस को बोलते हैं टीयर ड्रॉप सेल। इसको क्या बोलते हैं? टीयर ड्रॉप सेल। अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ है कमेंट में टीयर ड्रॉप सेल आरबीसी के सामने या डैक्रोसाइटोसिस, तो इसका मतलब है टीयर मतलब आंसू, ऐसा शेप हो जाएगा। आंसू जैसा होता है ना, आंसू का जैसा शेप हो, नॉर्मल शेप बाइकॉन्केव डिस्क लाइक ऐसा होना चाहिए, हो गया है ऐसा। ऐसा किस कंडीशन में होगा? सेम एज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कंडीशन में, थैलेसीमिया के कंडीशन में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है टीयर ड्रॉप सेल, है ना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में भी दिखेगा, यूजुअली उसमें तो बड़ा हो जाता है आरबीसी। उसके अलावा जो है आपको बोन मैरो फाइब्रोसिस के कंडीशन में ये जो है टीयर ड्रॉप सेल जो ऐसा सेल दिखेगा, बोन मैरो फाइब्रोसिस, इसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो फाइब्रोसिस। इसका मतलब क्या है? ये देखिए टीयर ड्रॉप सेल वैसे पर्सन में आपको यूजुअली ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा जो कि केमिकल इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पे केमिकल का ज़्यादा पॉल्यूशन है, उसमें रेड ब्लड सेल टीयर ड्रॉप का हो जाता है, बाइकॉन्केव से हट के ड्रॉप के शेप का हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन की क्षमता कम हो जाती है पहुंचाने की, आपको एनीमिया हो जाता है। बोन मैरो फाइब्रोसिस हो जाता है। बोन मैरो फाइब्रोसिस का मतलब क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर में होता है। तो बोन मैरो में क्या है ना, कुछ क्रिस्टल्स जाके अधेयर होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, जो पॉल्यूशन के थ्रू आप इनहेल करते हैं उससे जा करके, वो बोन मैरो में रेड ब्लड सेल को बनने ही नहीं देते हैं। जब ह्यूज अमाउंट में नहीं बनता है वहाँ पे, तो इस कारण से है जो है इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अस्कार जमा हो जाता है वहाँ पे जाके, इस कंडीशन को बोलते हैं बोन मैरो फाइब्रोसिस। और इसमें आपको रेड ब्लड सेल इस प्रकार का दिखने लगेगा, उसको भी एनीमिया हो जाएगा। देन आता है अस्किस्टोसाइटोसिस। देखिए अस्किस्टोसाइटोसिस जो है ये जनरली माइक्रो एंजियोपैथी जनरली डीआईसी के कंडीशंस में आपको या हेमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशंस में देखने के लिए मिलेगा। अस्किस्टोसाइटोसिस जो है वो इस तरीके से, जो आपको रेड ब्लड सेल है वो इरेगुलर शेप का हो जाएगा, इस तरीके का शेप। नॉर्मल शेप बाइकॉन्केव है, शेप अगर आरबीसी का ऐसा हो गया है, वो किस कंडीशन को बोलते हैं? माइक्रो एंजियोपैथी। माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब क्या है? आपके बॉडी में मेनली जो माइक्रो एंजियोपैथी डीआईसी के कंडीशन में, जब भी बॉडी में कोई भी ब्लड वेसल्स या लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज क्रिएट होने लगे या जो उसकी डिजीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। जैसे आपने सुना होगा ना कोरोनरी एंजियोपैथी, जिसमें हार्ट की जो आर्टरी हो ब्लॉक हो जाती है तो उसको क्लियर किया जाता है। रेनल एंजियोपैथी जो ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किडनी में, वो आर्टरी ब्लॉक हो जाता है तो उसको साफ किया जाता है। तो वैसे ही है माइक्रो एंजियोपैथी, अगर ब्लड वेसल्स जो हैं आपकी बॉडी के वो ब्लॉक होने लगे ड्यू टू द डीआईसी, जिसको क्या बोलते हैं? डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन। इसको क्या बोला जाता है? डीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन।
जब आपकी बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं, जो क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो मैंने अभी सेल्स बताया था, प्लाज्मा बताया था, इसके अलावा भी आपके ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। जब आप कट जाते हैं ना तो आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर नॉर्मली अगर ब्लड जब कटता है हमारा ब्लड वेसल्स तभी क्लॉट बनाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर तो क्लॉट बनाते नहीं है, लेकिन अगर वो ज़्यादा वर्क करने लगे, वो क्लॉटिंग फैक्टर अगर हाइपर वर्किंग हो जाए, ज़्यादा काम करने लगे, तो बॉडी के अंदर ही छोटे छोटे स्मॉल क्लॉट बनाने लगते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन या माइक्रो एंजियोपैथी, DIC उसको बोलते हैं इस कंडीशन को। इस कंडीशन में रेड ब्लड सेल जो है आपको इस तरीके से दिखने लगेगा, और उस समय आपको CBC पे कमेंट कैसा करके लिख के आएगा? सिस्टोसाइटोसिस, ये लिख के आएगा उसका कमेंट। क्लियर है आपको? हेमोलाइटिक एनीमिया, अगर रेड ब्लड सेल का हेमोलाइसिस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको ऐसा रेड ब्लड सेल देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन आता है इकाइनोसाइटोसिस। देखिए, इकाइनोसाइटोसिस का मतलब है कि रेड ब्लड सेल आपको ऐसा स्फेरिकल शेप में तो दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर इस तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी दिखने लगेगा, ऐसा प्रोजेक्शन दिखेगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इकाइनोसाइटोसिस। नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, बाइकॉन्केव दिख ऐसा रहा है तो उसको बोलेंगे इकाइनोसाइटोसिस। ये किस कंडीशन में होगा? ये जनरली जो है रेनल फेलियर के कंडीशन में होगा। कैसा? रेनल फेलियर का मतलब है अगर किसी पेशेंट को किडनी का डिजीज है तो उसके RBC वाले कमेंट में लिखा हुआ रहेगा इकाइनोसाइटोस, रेड ब्लड सेल अपीयर एज इकाइनोसाइटोस या इकाइनोसाइटोसिस का मतलब है कि अगर किसी पेशेंट में लिखा हुआ इकाइनोसाइटोसिस तो आप डिनोटली समझ जाइए कि उस पेशेंट में किडनी फेल होने वाला है या किडनी खराब होने वाला है। इकाइनोसाइटोसिस उसी कंडीशन में दिखेगा। या माल न्यूट्रिशन के कंडीशन में, अगर आप बहुत कम अमाउंट में खाना खा रहे होंगे, आपके बॉडी खाना तो खा रहे होंगे, आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम होगा, तो उस कंडीशन में भी ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है टारगेट सेल। टारगेट सेल में रेड ब्लड सेल ऐसा स्फेरिकल दिखेगा और बीच में इस तरीके से ऐसा लगेगा जैसे बंदूक से शूट करते हैं ना, तो बीच में टारगेट दिया हुआ है, उस तरीके से टारगेट आपको दिखेगा। इसको बोलते हैं टारगेट सेल। इस तरीके से अगर रेड ब्लड सेल दिखने लगे, ऐसा ना दिखे, ऐसा दिखने लगे, तो उसे बोलते हैं टारगेट सेल। ये जनरली आपको किस कंडीशन में दिखेगा? टारगेट सेल। टारगेट सेल आपको कोलेस्टेसिस के कंडीशन में। कोलेस्टेसिस किसको कहते हैं? जब आपके गॉल ब्लैडर से बाइल जूस का फ्लो कम हो जाए या रुक जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं कोलेस्टेसिस। एक होता है कोलेस्थीसिस। कोलेस्थीसिस का मतलब है कि जब गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं कोलेस्थीसिस। उस कंडीशन में भी गॉल ब्लैडर से फ्लो रुक जाएगा, ठीक है, बाइल जूस का। और कोलेस्टेसिस में भी बाइल जूस का फ्लो रुक जाएगा। कोलेस्टेसिस किसी भी कारण से ब्लॉक हो सकता है, चाहे हो सकता है पैंक्रियाज में आपको कैंसर हो गया हो, चाहे इंटेस्टाइन में कैंसर हो गया हो सकता है गॉल ब्लैडर ही खराब हो गया हो, तो किसी कारण से भी रुका हो तो उसको कोलेस्टेसिस बोल देंगे। इस कंडीशन में जो है टारगेट सेल, आपको रेड ब्लड सेल इस प्रकार का आकार ले लगा, आपके बॉडी में फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, फिर आपके बॉडी में CBC में जब देखेंगे हीमोग्लोबिन कम होगा, रेड ब्लड सेल कम हो जाएगा, PCB कम हो जाएगा। तो ये अगर ऐसा लिख के दिया है, टारगेट सेल लिख के दिया कि टारगेट सेल ऑब्जर्व ऑन द PBS, अगर कमेंट में लिख के दिया है तो आप समझ जाइए कि उसमें कहीं ना कहीं बाइल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बाइल जूस का फ्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कंडीशन में भी ऐसा कभी कभी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन है सिकल सेल एनीमिया। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया और समझाया था कि सिकल सेल कैसे बन जाते हैं रेड ब्लड सेल के, क्यों? आयरन की मेटाबॉलिज्म के कमी के कारण सिकल सेल रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है, क्रेसिया मून लाइक स्ट्रक्चर का। तो इस कंडीशन में भी क्या है, हीमोग्लोबिन क्रेस्ट बन जाता है, रेड ब्लड सेल की काउंट कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, PCB डिक्रीज हो जाएगा, और पेशेंट जो है हमेशा परेशान रहेगा। इसको ये हेरिडिटरी डिजीज होता है, जेनेटिक डिजीज होता है। सिकल सेल जो है वो जेनेटिक होते हैं, थैलेसीमिया भी जेनेटिक है और सिकल सेल भी डिजीज की ये भी जेनेटिक है। ठीक है, ये था आपको CBC के पैरामीटर में। होप सो आप अभी तक कुछ सीखने में सफल हो पाए होंगे कि CBC का अगर हम रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट देखने में सबसे पहले हीमोग्लोबिन, PCB, रेड ब्लड सेल, MCSC, MCB जो ब्लड एंटाइसिस कहा जाता है, और कमेंट PCB, RBC की देखने में आप सफल हो पाए होंगे। आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग रेड ब्लड सेल हमारा पहला सेल कंप्लीट हो गया, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट दो की जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे कि वो दोनों में जो रिजल्ट आता है तो हम CBC रिपोर्ट को देख के कैसे पेशेंट का रोग पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं।
अगर आप इस लेक्चर से कुछ भी सीखे हैं, अच्छी बात है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में जिसको नीड है सीबीसी के जानने के, इस लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। और जो खास करके मेडिकल और पैरामेडिकल के स्टूडेंट है, वो हमारा रैंक प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप अपना क्लास बेहतर प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में इस लेक्चर का, ठीक है। थैंक यू।